गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रियम्बल से कोई सवाल आप प्रीलिम्स में आपने देखा अभी तक आया है? कौन सा क्वेश्चन है? प्रियम्बल का कोई सवाल प्रीलिम्स में आया है, आपने देखा है? क्वेश्चन का नाम बताइए। आईएएस में? अच्छा। और एक बार ऐसा नहीं था कि व्हाट इज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? तो हम पहले एक टॉपिक पूरा कर लें, फिर आप क्वेश्चंस आपको बता देंगे। और प्रियम्बल में आपको याद है, प्रियम्बल है तो छोटा चीज, लेकिन आपको पढ़ने का फिर तरीका आपको बता दें कहाँ में पढ़ना चाहिए। कि मान लीजिए प्रियम्बल में हमने शुरुआत किया था, तो मेंस कैसे पढ़ना चाहिए, पीटी। तो कल हमने कहाँ शुरुआत किया था? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा, इसी शब्द को आप और भी तरीके से बदल सकते हैं। तो जब भी हम संविधान की आत्मा कहते हैं तो इसका मतलब है, अब एक बात आप ध्यान में रखेंगे, जब पोल साइंस में लिखते हैं तो एक दो स्कॉलर्स को कोट कर देते हैं, जीएस में लिखेंगे स्कॉलर का नाम हटा देंगे, बाकी हर में कॉन्सेप्चुअली लिखा जाता है। कॉन्सेप्चुअल राइटिंग इज एसेंशियल वेदर यू आर राइटिंग इन जीएस और मेंस। बस थोड़ा सा हम जीएस में कोशिश करते हैं कि हम जे ग्रेनुल ऑस्टिन का नाम वहां नहीं लिखेंगे, विचार उनका लिखेंगे, नाम हटा देंगे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में अगर हम उनके नाम को बढ़ाते हैं तो हमारे आंसर की वैल्यू फिर बढ़ जाती है, तो कोर्ट उसका कोई रेफरेंस बना जाता है। तो बस एक यही फर्क होता है, बाकी कॉन्सेप्चुअल वहां लिखेंगे। और जीएस में जो स्कॉलर्स के नाम है उन्हीं को हम कोट करते हैं। तो आपने देखा होगा जीएस मेरी कॉपी में कभी स्कॉलर्स कोट नहीं करते, पोल साइंस में स्कॉलर्स का नाम हमेशा होता है, कॉन्सेप्ट पूरा वही रहेगा। तो जब पहला हमने शुरू किया था कि प्रियम्बल इज कहते हैं कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल भारतीय संविधान की आत्मा है, आदर्श है, उद्देश्य। तो सवाल है कि प्रियम्बल के द्वारा हम करना क्या चाहते थे। उसमें दूसरा हेडिंग है, अगला हेडिंग लिख लीजिए। जन संप्रभुता का विचार, द नोशन ऑफ पीपुल सॉवरेंटी। प्रियम्बल में जो दूसरी बात है, जन संप्रभुता का विचार, द नोशन ऑफ पीपुल सॉवरेंटी। अब एक खास बात देखेंगे, देखिए जब हम मेंस में पढ़ते हैं कैसे चीजों को एनालाइज करते हैं, हमारी प्रस्तावना, हम मेंस में पढ़ते हैं कैसे चीजों को एनालाइज करते हैं। हमारी प्रस्तावना शुरू होती है विद द पीपल ऑफ इंडिया से। अब आप याद रखिए, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का फर्क यही हो जाता है कि प्रीलिम्स में स्वाभाविक रूप में हम बेसिक शब्द को देखते हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा, ये ऐसे देखने में बड़ा सरल लगता है, ऐसे देखने में बड़ा सरल, कभी कभी और खासतौर पर ये बड़ा एक बेसिक सवाल पूछ देगा, प्रस्तावना में क्या है, आई द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और सेल द पीपल, चार ऑप्शन देगा, तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे। जो बात आपको देखने में बहुत सरल लगती है, वहीं पे एग्जाम में हम गलत करके चले जाते हैं। आपको लगता नहीं कि हर बहुत ध्यान से आप देखिए, सिली मिस्टेक्स इसलिए होते हैं कि हम तरीका आपको बताएं कहाँ कहाँ गलती हम करते हैं। इत्मीनान से पढ़िए, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जो शब्द है उसको अपोजिट में जाकर पढ़िए कि विद द पीपल ऑफ इंडिया, तो आई नहीं है, आवर नहीं है। आराम से गजल गायक की तरह पढ़ाई होनी चाहिए, 5G की स्पीड से नहीं। और अगर आप नेगेटिव मार्किंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, हमसे ये खत्म कर ले, ये खत्म कर ले, ये खत्म कर ले, नहीं, खत्म मत करिए, दिल में बैठा लीजिए। इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम जब पीटी के लिए पढ़ेंगे तो शब्दों पर खूब ध्यान देंगे। अच्छा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके अगल बगल क्या क्या नहीं हो सकता, इसको हम देख के पढ़ते हैं, चीजें कभी कंफ्यूज नहीं होंगी। लेकिन जब मेंस की स्टडी होगी, अब आपकी क्रिएटिविटी आती है, थिंकिंग आती है, मेंस का तरीका अलग हो जाता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। और कभी आप जानते हैं कि हमारे एग्जाम में तो ऐसी चीजें पूछी नहीं जाती, और आजकल आईएएस में भी तो अप्लाइड पूछ दिया जाएगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या सब मतलब समझते हैं आप। ये तो तथ्यात्मक चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन जब वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात की जाए, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो जहां पे जरा सोच के देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया की प्राथमिकता होगी
हमारे पूरे संविधान का पहला ही शब्द कहाँ शुरू हो रहा है? प्रियम्बल से। उस प्रियम्बल की पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है भारत में हु इज सुप्रीम? जनता। हु इज सोर्स ऑफ पावर ऑफ इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन? जनता। कितनी बड़ी बात है। उधर सोच के देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां राजा की संप्रभुता होगी वो राजतंत्र है, और जहां लोगों की संप्रभुता, संप्रभुता शब्द का मतलब सर्व, एक भूभाग विशेष पर राज्य के द्वारा दंड के सर्वोच्च प्रयोग का नाम होता है सॉवरेंटी। Sovereignty is supreme authority or government, supreme government, who is authorized to penalize the people in a certain territory. That is a sovereignty. तो संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्चता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखे, हमारे यहाँ लोगों की सर्वोच्चता है सरकार की, लोगों की सर्वोच्चता है ईश्वर की। ध्यान से अब देखिए, therefore our constitution is secular। सेकुलर शब्द एक ही सबसे नहीं लिखता। अब मेंस में शब्दों को एनालिसिस की पावर आपकी देखी जाती है। एक ही शब्द हो, तिल का ताड़ बना दीजिए। जब आप बार बार कहते हैं कि निबंध लिखने में प्रॉब्लम आती है, निबंध रटने से थोड़ी बनेगा। एक बार जब आप शब्दों की समझ बन जाएगी, उसको खोलना, बिगाड़ना, किसी चीज को समझना कंसाइज कर दीजिए, किसी को एक्सपेंड कर दीजिए, ये आपकी समझ बताती है। रटा हुआ विषय कभी एक्सपेंड नहीं हो सकता। बार बार कई बार जो लिखते हैं हमको शब्द सीमा नियंत्रित नहीं हो पा रहे, हो जाएगी। आराम से इत्मीनान से पढ़िए, रटिए मत। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, सब सीमा अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। इसलिए अब ये कितनी बड़ी बात है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब है लोकतंत्र का फिलॉसफी यही है, डेमोक्रेसी की फिलॉसफी यही है। लोकतंत्र में सर्वोच्चता, जनता को क्या माना जाता है? जनार्दन। जनार्दन का मतलब ईश्वर। जहां जनता ही सर्वोच्च है, जनता ही जनार्दन है, सब कुछ जनता बनाती है, दैट गवर्नमेंट इज नोन एज वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है हमारे संविधान में संविधान सभा ने बनाया या जनता ने बनाया? जनता ने बनाया। हमारे प्रियम्बल में स्वाभाविक तौर पर जनता की बात की गई, और वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है मेजॉरिटी या माइनॉरिटी? जब सभी लोग हो गए थे, मेजॉरिटी होगी या माइनॉरिटी होगी? याद रखिए, आज जो लोकतंत्र का सिद्धांत होता है उसमें सामान्यतः मान लेते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब है जो जनता के लिए सरकार हो, जनता के द्वारा हो, जनता की सरकार हो। लेकिन यहाँ पे है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है ये बहुमत की सरकार नहीं है, अल्पमत की सरकार नहीं है, सभी की सरकार है। और जो वी द पीपल का मतलब है निर्वाचित लोगों की नहीं, संसद की नहीं। इंग्लैंड में कहा जाता था कि संसदीय सर्वोच्चता के विचार को अपनाया गया है। इंग्लैंड का बात हम पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में आएंगे, लेकिन हमने क्या कहा? वी द पीपल। जरा सोच के देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का उद्घोष क्या था? अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, इन सब ने जनता की सर्वोच्चता को बताया। और वी द पीपल ऑफ इंडिया जो शब्द हमने बोरो किया, दैट वाज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो हमने अमेरिका से अपनाया। अब इसी एक ही चीज का विश्लेषण जैसा हमारे जवाब लिख दीजिए। अब देखिए मेंस में क्या होता है, हमारी एनालिटिकल पावर देखी जाती है, एक ही शब्द को हम कितना विस्तार कर सकते हैं। प्रीलिम्स में बिल्कुल एग्जैक्ट पावर। इसे मैं बार बार बताता हूँ, कुछ लोग मेंस में इतना अच्छा लिखते हैं, पीटी में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। एग्जाम थोड़ा टिपिकल किस्म का है, इस बात को हमेशा अंतर समझिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं जिसका जिसका प्रीलिम्स नहीं हो रहा वो मेंस उनका बहुत अच्छा है, आप उसको फेवर मत लीजिए। लेकिन वास्तविकता कई लोगों को मैंने देखा इतना अच्छा लिखते हैं। कुछ लोगों की राइटिंग कैपेसिटी नेचुरली बहुत अच्छी है, फ्लो में चलती है, लेकिन उनकी अब क्या करेंगे, वो प्रीलिम्स में ही सोचना शुरू कर देते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये सीधा सोचना नहीं सकते। मेंस में आप जलेबी की तरह सोचते हैं और पीटी में सीधा। तो अभी आपको याद रखना है कि प्रीलिम्स का अप्रोच अलग होता है, मेंस का अप्रोच अलग। पीटी में सीधा सोचना है, वी द पीपल है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये समझ लिया। और दो तीन बातें इससे क्या मतलब हो सकती है वो हमने समझ लिया। मेंस के अप्रोच में हमेशा एनालिटिकल चीज चलेगी, एक ही चीज को बोल बच्चन खूब करना चाहिए। मेंस में क्या होना चाहिए, और ह्यूमैनिटीज में दैट इज एसेंशियल। ये फिजिक्स थोड़े है जहां सर्टेन फॉर्मूला है, और इसलिए क्रिएटिव राइटिंग हमेशा ह्यूमैनिटीज में होती है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में थोड़े। आपने सुना कि मैथमेटिक्स में क्रिएटिव राइटिंग करिए,
अरे फार्मूला है, डिराइव कर दीजिए, मामला बन गया। यहां आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, देयर इज नो अपर लिमिट। अगर लिखने की बात करें, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? अब देखिए कैसे इस बात को हम लिखेंगे, स्कॉलर को कंपेरिजन कर देते हैं। तो पहला, प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने, प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने जन संप्रभुता का विचार दिया। द फेमस स्कॉलर रूसो प्रोपाउंड द नोशन ऑफ पीपल सॉवरेंटी। रूसो ने जन संप्रभुता का विचार दिया, जिसने जिसने आम जनता को शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना। फॉर रूसो, वी द पीपुल इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ अथॉरिटी। जिसने आम जनता को ही शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना। वी द पीपुल आर हाईएस्ट सोर्स ऑफ अथॉरिटी। जिस विचार को अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया, जिस विचार को अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया, विच इज अडॉप्टेड बाई द फ्रेमर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस विचार को अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया और अमेरिकी संविधान से इसे भारत में स्वीकार किया गया, एंड इट वॉज बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेरिकी संविधान से इसे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लिया। अमेरिकी संविधान निर्माताओं से इसे भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्राप्त किया, जिससे यह प्रतीत होता है कि 18 वर्ष के ऊपर के सभी भारतीयों के द्वारा ऑल द इंडियंस 18 वर्ष के ऊपर के सभी भारतीयों के द्वारा ऑल द इंडियंस एज ऑफ above 18 फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। 18 वर्ष के ऊपर के सभी भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। तो इसमें ये बात फिर ली गई कि वी द पीपल का मतलब किसको समझा जाए? लोकतंत्र जनता का शासन है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल। लेकिन पीपल में कौन होगा? पहले पीपल में माना जाता था, जब लोकतंत्र की शुरुआत हो रही थी इंग्लैंड में, तो संपत्तिशाली व्यक्ति दैट कंप्राइज ऑफ द वी पीपल, फिर पढ़ा लिखा व्यक्ति वी पीपल, और फिर बाद में पुरुष वी पीपल। महिलाएं पहले वी पीपल में शामिल नहीं होती थी। धीरे धीरे इसी को तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और आप देखेंगे द नोशन ऑफ वन पर्सन वन वोट, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ लोगों में शामिल क्या है? पूरी जनता जो 18 वर्ष के ऊपर की आयु की है, वो सब शामिल है इसमें, ये सब इसमें शामिल है। इसीलिए हमारा संविधान वी द पीपल से शुरू होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात, या कहा जाए कि रूसो का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन था, इंग्लैंड में लोग 5 साल में एक बार आजाद होते हैं, और रूसो प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का बड़ा विरोधी था, और उसको कहा करता जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, यानी किसको वोट देंगे? पार्टी हमारे हितों का रिप्रेजेंटेशन थोड़ी कर सकती है, क्योंकि पार्टी जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। दैट वाज अ फर्म बिलीफ ऑफ रूसो। तो जनता का स्वयं का शासन होना चाहिए। दूसरी बात, अब वी द पीपल ऑफ इंडिया से अगर हमारा प्रीएम्बल शुरू होता है, तो उसके बाद कहा जाता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनी
resolve to make India into, अगर वी द पीपल ऑफ इंडिया संविधान बना रहे थे तो भारत को क्या बनाना चाहते थे? इसलिए इंडिया ने भारत को बनाया या भारत ने इंडिया को बनाया? तो पहले ऐसा दिखता है कि वी द पीपल ने क्या रिजॉल्व किया कि वी वांट टू मेक इंडिया इनटू, इंडिया को हम कैसा बनाना चाहते हैं? पहला, सॉवरेन, संप्रभु। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनी रिजॉल्व टू मेक इंडिया इनटू, तो हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? अब देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सीक्वेंस। देखने में बड़ी सिंपल सी बात लगती है, प्रस्तावना छोटा सा है, इसलिए हर बेसिक बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ये छोटी छोटी बातें कई बार हम अवॉइड करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते हैं। तो विद सॉवरेन उसके बाद क्या होगा? सोशलिस्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऐसा भारत बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय यानी भारतीय जिस नए भारत का निर्माण संविधान के द्वारा करना चाहते थे, और हम नए भारत की बात क्यों कर रहे हैं? द इंडियन सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन गोज बैक टू 5000 ईयर्स ओल्ड। ये 5000 साल पुरानी है। भारत का इतिहास नया नहीं है, कल्चर नया नहीं है, लेकिन ये भारत नया है जो 1950 में बन रहा था। इसके पहले अब सॉवरेन, सोशलिस्ट, तो पीटी में क्या होगा? सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, यानी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस डी आर, जिसमें आप याद रखिए बस जो सीक्वेंस याद करने का तरीका है उसको सीधे शब्दों के बजाय कोई ना कोई अपने से शब्दों को जोड़ लीजिए, कोई नाम जोड़ लीजिए, कोई घटना जोड़ लीजिए, चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। वैसे अब जैसे कि सॉवरेन, तो स्वाभाविक रूप में पहले देश बचेगा तभी कुछ होगा, लेकिन सॉवरेन हो जाए और विषमता उत्पन्न हो जाए तो मामला नहीं बनेगा। इसे सॉवरेन के साथ क्या होना चाहिए? सोशलिस्ट। और सोशलिस्ट होगा तो सोशलिस्ट वैसे किस धर्म को नहीं मानते? सेकुलर। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक लास्ट में। तो सॉवरेन और रिपब्लिक ये दो को बीच में शुरू कर लीजिए, फिर सीक्वेंस। और हमेशा याद रखिए पहले सोशलिस्ट होगा, पहले सेकुलर होगा, और जो सोशलिस्ट हो जाएगा तो सोशलिस्ट में सेकुलर हो ही जाएगा। ऐसा भारत बनाना चाहते थे। इससे क्या लगता है इस तरीके का भारत बनेगा? तो जनता की संप्रभुता क्या करना चाहती थी? एक नवीन भारत का निर्माण करना चाहती थी। अब शब्दों का बहुत, और आपको शब्दों को एक एक दो दो लाइन में लिखने की आदत भी होनी चाहिए, विस्तार भी करने की आदत होनी चाहिए। जैसे सॉवरेन का मैंने पहले बता दिया। अब सवाल है कि हमारी विदेश नीति अमेरिका से निर्धारित हो गया, स्वयं हमसे। अब अगर हम फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं तो क्या ये अमेरिका से पूछ के खरीदेंगे, आप खुद खरीदेंगे? आपने सुना होगा S-400 हमने डिसाइडेड किया कि विल परचेज S-400 फ्रॉम रसिया। अमेरिका का वेनेजुएला से तेल मत खरीदो, हमने कहा भाई तेल तो खरीदने का मन बना लिया है। अच्छा, आप संप्रभु हैं या नहीं है? एक खास बात याद रखिए, डेमोक्रेसी में सरकार भी संप्रभु होती है क्योंकि जनता भी संप्रभु है। संप्रभु होने का मतलब अपना मालिक होना। यू आर सॉवरेन, आप संप्रभु हैं, इसलिए जो भी कपड़ा पहनना चाहें, चश्मा खरीदना चाहें, दूसरे से पूछेंगे, खुद डिसाइड करेंगे, खुद डिसाइड, अपनी मर्जी। हम सॉवरेन हैं। तो सॉवरेन का सीधा सा मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना, बाध्यताओं के अनुसार नहीं है, नियंत्रण के अनुसार नहीं है। वैसे जब राज्य की सॉवरेनिटी की बात की जाती है, इसका मतलब है राज्य दूसरे के दबाव में काम नहीं करेगा, यानी राज्य के अंदर न कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो राज्य को बाध्य करेगा, ना बाहर। अंदर से सर्वोच्च और बाहर से स्वाधीन, दैट मीन्स सॉवरेन। कोई भी डिसीजन लेने की स्वतंत्र क्षमता, ये सॉवरेन। तो माना जाता है कि सॉवरेनिटी इज एसेंस ऑफ ए स्टेट। राज्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सॉवरेनिटी। और सॉवरेनिटी को बहुत व्यवहारिक रूप में देखना हो, पुलिस और सेना। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई हमला हो रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं हमारी संप्रभुता पे हमला है। ये पुलवामा पे हमला है, संप्रभुता पे, संप्रभुता पे हमला है। अगर हमारे यहाँ 1962 में वॉर हो गया तो इट वॉज ए सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, ये संप्रभुता पे हमला है। और जो संप्रभुता पे हमला है तो निश्चित तौर पर
संप्रभुता का मतलब है कोई हमारे अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। तो अगर जान नहीं है तो पहले बचाने का प्रयास करें कि क्या करेंगे? जान। जान है तो इसलिए सॉवरेंटी है। भाई कोई हमें तोड़ने फोड़ने का प्रयास करेगा, आपको सुबह सुबह किसी ने घूंसा लगा दिया, ये आप पर हमला है, आपकी संप्रभुता पर हमला है। और कोई आप जा रहे हो, आप कपड़ा पकड़ खींच ले, आप पे हमला है, संप्रभुता पे हमला है। कपड़ा पकड़ खींच के उसे छोड़ देंगे? गांधी बाबा बन कहेंगे नहीं, जाओ बेटा तुम्हारा देव ऐसा, तुम्हारी सद्बुद्धि दे ईश्वर, ऐसा तुम दोबारा काम नहीं करोगे। तो सॉवरेंटी। और देखिए सोशलिज्म का सीधा सा मतलब है, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सोशलिज्म, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, कहीं न कहीं थियरी में इन शब्दों का बहुत सिद्धांत पढ़ते हैं। अब यहाँ एक एक दो लाइन में हम बेसिक मतलब हमें इसका पता होना चाहिए। पहला रटा हुआ मतलब नहीं, वो हमें समझ में भी आना चाहिए। यह सॉवरेंटी का मतलब स्पष्ट है, संप्रभुता। अच्छा जब अंग्रेजी महारानी का शासन था तब हम संप्रभु थे, बात को नकारात्मक रूप में समझ लें। जब महारानी की इच्छा के अधीन थे तो संप्रभु थे हम। इसलिए आप किसी की इच्छा के अधीन हैं या संप्रभु हैं? कई बार हम जानबूझ के दूसरे की इच्छा का अधीन कर लेते हैं। लोग कहते हैं दूसरे की इच्छा हमारी इच्छा, बेकार की बात मत करो। दूसरे की इच्छा हमारी, दो शरीर एक जान, संप्रभुता रही, खत्म हो गई। संप्रभुता खत्म करना नहीं है, ये सब रोमांटिक बातें युवा अवस्था में ज्यादा आती हैं जो संप्रभुता खिलाफ है। सोशलिस्ट, समाजवाद का सीधा सा मतलब है जिस समाज में समानता हो और विषमता न हो। एक लाइन में समाजवाद का सीधा सा मतलब है कि समानता होनी चाहिए, और समानता कौन सी? इकोनॉमिक इक्वलिटी। समाजवादी मानते हैं कि केवल एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत देना, इट मे बी नेसेसरी, मे नॉट बी सफिशिएंट। समाजवादी ऐसा नहीं कहते कि एक व्यक्ति एक वोट का विचार आप मत दीजिए, लेकिन इकोनॉमिक इक्वलिटी आप जरूर दीजिए समाज में। इसलिए समाजवादी कैसा चाहते हैं? समाजवादी का मतलब कुछ लोगों ने अलग मान लिया कि नहीं, समाजवादी का मतलब है इस क्लास में समाजवाद कब होगा? सबका मोबाइल एक जैसा हो जाए, सबके कपड़े एक जैसे हो जाए, सबके शूज एक जैसे हो जाए, सबके पास एक घर जैसा हो जाए। तो क्या ये समाजवाद का मतलब है? नहीं। और सच पूछिए ये समाजवाद का मतलब तो मार्क्स भी नहीं मानता था। हमें थियरी मार्क्सवाद को पढ़ना भी है, लेकिन सोशलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि समाज में पहला आर्थिक आवश्यकता होनी चाहिए, आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। आप याद रखिए, हम समाजवाद में ये नहीं चाहते कि हर व्यक्ति हर एक जैसा हो जाए, ये समाजवाद का मतलब ही नहीं है। तो पहला ध्यान रखना है कि सोशलिस्ट ऑलवेज बिलीव इन इकोनॉमिक इक्वलिटी, आर्थिक समानता। और दूसरी बात याद रखिए, आर्थिक समानता का मतलब, आर्थिक समानता का उल्लंघन कहाँ है? एक व्यक्ति के पास 3 मकान है, एक व्यक्ति मकान में ही नहीं रहा, सड़क पे लेटा हुआ है, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड सोशलिज्म। ये समाजवाद में नहीं होना चाहिए। समाजवाद में ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के पास 10-10 कारें हैं, एक व्यक्ति के पास 4-4 डीओजी हैं। आज तो आप देखिए, अभी अजीब समाज नहीं दोस्तों, अजीब समाज नहीं है। एक याद रखिए दोस्तों, समाजवादी विचार में बड़ी विडंबना है कि कई व्यक्तियों को भोजन की आवश्यकता हमारे नहीं हो पा रही है। जिस देश में अभी भी लोग भूख से मरते हो, उस देश में कुत्तों को रखना दोस्तों, व्हाट अ कैपिटलिस्ट आइडिया इट इज। जरा सोच के देखिए, हम क्यों रखते हैं, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं यार उस पर? हम समाज में कहीं और लगा दें, और भी इसकी जरूरत है। इसलिए समाजवाद का मतलब क्या होता है? पहला पूंजीवाद का विनाश, द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। और कैपिटलिस्ट क्या मानते हैं कि पूंजी उत्पादन में प्रतिस्पर्धा होगी। पहला, पूंजी का मालिक व्यक्ति होगा। अगर मकान का मालिक व्यक्ति है, दैट इज साइन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और बड़ा सामान्य से देखिए, जब वो हॉस्टल में थे तो ज्यादा समाजवादी थे, या मुखर्जी नगर में आए तो ज्यादा समाजवादी है? क्यों? हॉस्टल में, हॉस्टल का किराया कितना था? हॉस्टल का महीने का कितना फीस लगती थी? किराया तो ठीक शब्द नहीं है, फीस कितना लगती थी हॉस्टल के महीने की? कितना? 300। जरा सोच के देखिए हॉस्टल में। और यकीन मानिए दोस्तों, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो साल भर की हॉस्टल की फीस थी 120 रुपए, साल भर की। ओ माय गॉड,
साल भर की हॉस्टल की फीस 120 रुपए थी। और दोस्तों वो समाजवादी सिस्टम था, कभी भी आओ कभी भी जाओ, कुछ मर्जी हो धमाल मचाओ, कोई नियंत्रण नहीं। मतलब असली लिबर्टी हमने हॉस्टल में देखी दोस्तों, असली आजादी। जरा सोच के देखिए, साल भर के 120 रुपए, इसका मतलब महीने का 10 ही रुपए तो हमने दिया, एक दिन का, महीने का। और मुखर्जी नगर में किराए कितने का है, कितने का है? समाजवाद है पूंजीवाद? अब पूंजीवाद सिद्धांत में पढ़ने जाएंगे। अब पूंजीवाद के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज को पढ़िए, उसको अपने आप से जोड़िए जरूर, तब उसमें इंटरेस्ट आपको आएगा। अच्छा ये पूंजीवाद है जिसको हम रोज रोज देख रहे हैं, अच्छा यही नहीं पता था ये पूंजीवाद है। इसलिए मकान मालिक आपको खून चूस रहा है दोस्तों। वो चाय पिलाने को बार बार बुलाएगा, चाय पिला, चाय पी लो, चाय पी लो। अरे चाय क्या पी ले? आप उससे कभी कर, अंकल जी सुना कि आप चूस रहे हैं, देखिए कैसे भड़क जाएगा दोस्तों। उसको अब खून मत कहिए सीधा, खून कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी ये, अब जरा सोच के देखिए दोस्तों, अब बताइए, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, पैसे से पैसा हम कमा रहे हैं, हम पैसे से पैसा कमा रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए, जो भी इस क्लासरूम का मकान मालिक होगा, उससे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उसको इतना पैसा मिल जाएगा, आराम से वो जीवन जिएगा। दोस्तों ऐसा तो जीवन नहीं होना चाहिए। अब पता चला कोई 10,000 रुपए किराया दे रहा है, कोई कितने किराया दे रहा है, कोई कितने किराया दे रहा है, और कोई बस पार्क में बैठ के प्लेइंग कार्ड खेले जा रहा है। क्यों? पैसे से पैसा कमा रहा है, पूंजीवाद पैदा करता है। इसलिए कभी भी समाजवाद का मतलब, ये समाजवाद का मतलब लोगों ने मजाक, पूंजीपतियों ने समाजवाद का मतलब बिगाड़ दिया। उनका समाजवाद का मतलब ये होता है सबके मकान एक जैसे हो जाएं, सब घर एक जैसे हो जाए। ये कैसे हो जाएगा? ये हम कहां कह रहे हैं कैसे हो जाएगा? लेकिन आप याद रखिए, हर व्यक्ति के पास जीवन की न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए। समाजवाद का मतलब हमें यह आपत्ति नहीं है कि अक्षय कुमार के पास बहुत लंबी कार है, वो मेरे पास नहीं है। समाजवाद का मतलब ये तो नहीं सचिन तेंदुलकर और फेरारी है तो मेरे पास डग्गा मार कार क्यों है। ये मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे ऑब्जेक्शन तब होगा, केवल सचिन तेंदुलकर के बच्चे को ही पढ़ाई का अधिकार है या सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है? समाजवाद का मतलब दोस्तों, कोई बच्चा हो कूड़ा करकट बीनता हुआ न दिखे। Somebody is rag pickers, put they are collecting garbage, this is against the socialism and this is the other name of capitalism. तो पूंजीवाद क्या है कि संपत्ति का मालिक व्यक्ति होगा। पूंजीवाद क्या है? प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। और पूंजीवाद क्या है? निश्चित तौर पर समाज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैपिटलिज्म में रहेगी ही रहेगी। और इसीलिए हम एक ऐसा समाजवाद चाहते थे जहां समाज में आर्थिक समानताएं हो, यानी हर व्यक्ति के अगर भूमि का मालिक हो, हर व्यक्ति का अपना एक मकान हो, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य शिक्षा की न्यूनतम सुविधाएं हो। पहले देश में ये होना चाहिए दोस्तों, पहले राष्ट्र में ये होना चाहिए। और आप याद रखिए, हर व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि समाजवादी सोशलिस्ट नेवर बिलीव इन द डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्लास, डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, रिलीजन, भाषा, जाति। और जरा सोच के देखिए, समाजवादी के लिए महिला पुरुष, जाति, धर्म, ये डिवीजन ही मायने नहीं रखता। इस दुनिया का मूल डिवीजन क्या है? इकोनॉमिक। इसलिए अगर समाज को अच्छा बनाना है तो स्वाभाविक रूप में सामंतवाद खत्म कर दिया, अच्छी बात है। आप याद रखिए, 1950 में जो नया भारत हम बना रहे थे, तो पहला भारत कैसा था? फ्यूडलिस्टिक, सामंतवादी था, जहां लोगों की इज्जत जन्म के आधार पर की जाती थी। भाई राजा का बेटा राजा, सामंत का बेटा सामंत। अब ऐसा नहीं है। लेकिन समाजवाद में केवल सामंतवादी खत्म नहीं होना चाहिए, पूंजीवाद भी खत्म होना चाहिए, कैपिटलिज्म खत्म होना चाहिए। और यकीन मानिए, समाजवाद में न कोई छोटा न कोई बड़ा, काम आपके अलग अलग हो सकते हैं, गरिमा मर्यादा सब एक ही होगी। इसलिए, और दोस्तों, समाजवादी होते तो सोनी पे ये नहीं चैनल चलता कौन बनेगा करोड़पति, या तो सबको करोड़पति बना दो। ये कौन सी बात है, कौन बने करोड़पति? आजकल चैनल बिग बॉस। और पूंजीपतियों ने दोस्तों मानव को ऐसा बाजार में खड़ा कर दिया है कि पूंजीपति तो आजकल ये भी कहते हैं मिस इंडिया, हमें तो सब बहनें मिस इंडिया दिखाई देती हैं, एक ही मिस इंडिया कैसे? और यूनिवर्सिटी में पार्टी में अपने फ्रेशर में दिखाओ मिस्टर फ्रेशर, बाकी सब बासी हैं, एक ही आदमी फ्रेशर।
एक ही आदमी फिर से दैट गोज अगेंस्ट द बेसिक आइडिया ऑफ सोशलिज्म। याद रखिए, समाजवाद में हर व्यक्ति गरिमा समान होगी दोस्तों, और पूंजीपतियों ने कॉस्मेटिक्स बिचवाने के लिए सारा धंधा पैदा किया है ये। जिस दिन मिस्टर फ्रेश, और इसका मतलब क्यों है, फ्रेश कैसे आप दिखेंगे, जब क्रीम लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे फ्रेश दिखेंगे। ये पूरा का पूरा दोस्तों उद्योग और व्यापार को चलाने के तरीके हैं। पूंजीपतियों ने दुनिया का बेड़ा गर्क कर रखा है सामान बेचने के लिए, पूरी दुनिया में तहस नहस। और दोस्तों दुर्भाग्य की बात यह है, हमको तो ऐसा कल मैं युवाओं का जोश दिख रहा था, हमने मिराज ये कर दिया, जिस देश में गरीबी हो, बेरोजगारी हो, बेकारी हो, वहां राफेल आना चाहिए या शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, राफेल। बैठो बैठो राफेल पे, कमाल हो गया यार। आपको याद रखिए दोस्तों, इसी पूंजीवादी चिंतन ने यकीन मानिए दुनिया का बेड़ा गर्क कर रखा है। जिस दुनिया में गरीबी बीमारी से मौतें हो रही है, उस दुनिया में हथियार बिकने चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट माय डियर फ्रेंड्स ऑफ कैपिटलिज्म। ये पूंजीवाद का षड्यंत्र है, पूरी दुनिया से त्रस्त है। यकीन मानिए समाजवाद जैसा नेक विचार तो धरती पर आया ही नहीं। सोशलिज्म, अब यही सवाल है दोस्तों, मैं उस पर डिबेट पर नहीं जाऊंगा। सवाल यह है कि आपको इतना प्रभाव बन गया है पूंजीवाद का कि मुझे निकालते 2 महीने उससे बाहर निकलेंगे भैया। आप पूंजीवादी पर्यावरण में से घुल मिल गए हैं कि वो विचार आप शायद आपको लगे कि हाँ ये तो रोमांटिक विचार है, ये सपने जैसा विचार है, लेकिन वास्तविकता है कि ऐसा होना ही चाहिए। और दुनिया कई भागों में ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं हम कहेंगे नहीं हुआ है। दुनिया कई भागों में, स्कैंडिनेवियाई देशों में ऐसा है, लगभग एक एवरेज इक्वलिटी समाज में आ गई है। इसलिए समाज बहुत पीसफुल है, समाज बहुत पीसफुल है। तो समाज में शांति बनाए रखने के लिए केवल आप गेट बना देंगे, सिक्योरिटी बना देंगे, इससे सारे मामले हल नहीं होंगे। इसलिए समाजवादी, हाँ ये तरीका इंपॉर्टेंट है। ये जब समाजवाद हमें लाना है, तो जब भारत आजाद हुआ, समाजवाद के 2 मॉडल थे। एक तो रसिया का समाजवादी मॉडल ही कहलाता है साम्यवादी। अब जब हम सवाल है कि भारत को समाजवादी बनाया जाए, तो कैसे हम सोशलिस्ट इंडिया को बनाए, समाजवादी कैसे बनाए? तो पहला हमारे सामने रसियन मॉडल था, और रसिया में समाजवादी बनाया गया। लेकिन स्टालिन ने समाजवाद बनाने के चक्कर में बड़ी हिंसा का प्रयोग किया। स्टालिन ने एक दलीय प्रणाली का प्रयोग किया, बड़ी हिंसा का प्रयोग किया। और स्टालिन ने क्या किया कि लोगों से संपत्तियां छीन ली, गाय भेड़ बकरी तक उनकी छीन ली। और एक व्यक्ति से स्टालिन भेड़ छीन रहा था, वो भेड़ से पकड़ के बैठ गया, प्रभु ये भेड़ हमारी मत ले जाओ, ये भेड़ में हमारी जान बचती है। स्टालिन ने कहा फिर तुमको अपनी जान देनी पड़ेगी, भेड़ मैं छोड़ दूंगा, तुम नहीं रहोगे। उन्हें ले जाओ साहब, हम तो रहना चाहते हैं, मेरी भेड़ ले जाओ। संपत्ति लोगों को बड़ी प्रिय होती है। एक बात आप याद रखिए, अगर एकदम से व्यक्ति की संपत्ति छीन लेंगे तो व्यक्ति समाज का प्रबंध थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि संपत्ति का विनाश व्यक्ति भूलता नहीं। इसे स्टालिन ने क्या किया, सबकी संपत्ति छीन ली, पूरी इस अर्थव्यवस्था पे राज्य का नियंत्रण हो गया। रसिया में ऐसा समाजवाद था जो अपने आप में देखने में एकदम से कल्पना लोक का लगता है। यानी कोई व्यक्ति होगा, उसके पास अपने कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सब चीज पे स्टेट का कंट्रोल होगा। वो चाहे इकोनॉमी हो, चाहे दूध की बात हो, ब्रेड हो, यानी कुछ भी प्राइवेट प्रोडक्शन रसिया में था ही नहीं। हथियार से लेके, वेपन से लेके सब कुछ तक का प्रोडक्शन क्या करेगा, स्टेट एंड गवर्नमेंट। रसिया में ऐसा समाजवाद था, लेकिन बोलने की आजादी नहीं थी, एक दल का शासन था, चुनाव नहीं होता था। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा समाजवाद का ये मॉडल हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग उसके बड़े विरोधी थे। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम समाजवाद तो लाना चाहते हैं, लेकिन रसिया का मॉडल, जो रसिया का माध्यम है, दैट इज नॉट प्रेफरेबल फॉर अस। इसलिए समाजवाद तो लाया जाएगा, तरीका क्या होगा, लोकतांत्रिक। यानी हम समाजवाद बुलेट से लाएंगे या बैलेट से? बैलेट से। और अब देखेंगे हमारे जो माओवादी भाई हैं क्या है, वो स्टालिन के ही शिष्य हैं। वो रशियन मॉडल को भारत में लागू करना चाहते हैं। वो मानते हैं कि हिंसा के द्वारा, वायलेंस के द्वारा, एंड वी कैन अटेन इक्वालिटी थ्रू वायलेंस। हम हिंसा के द्वारा सबकी जमीन छीन लेंगे, एक जैसा राज्य बना देंगे, सबकी इकोनॉमी एक जैसी हो जाएगी। इस मॉडल को भारतीय संविधान निर्माताओं ने कभी स्वीकार नहीं किया। और हिस्ट्री प्रूव्स दैट रसिया डिसमेंटल्ड इन 1991।
रसिया तो ध्वस्त हो गया। आप याद रखिए, इतनी जबरदस्ती आप एकता पैदा करेंगे, जो काम लोगों की सहमत से हो सकता है, शांतिपूर्ण हो सकता है, वो काम दीर्घकालिक चलेगा। हिंसा के द्वारा किया गया काम स्टेबल हो, दैट इज अ मैटर ऑफ डाउट। इसलिए भारतीय संविधान निर्माता समाजवाद अपनाना चाहते थे, लेकिन माध्यम क्या होगा? लोकतांत्रिक। माध्यम लोकतांत्रिक होगा। ये हमारे संविधान निर्माताओं की बड़ी दूरदर्शिता थी। वो मानते थे कि लोग, और यकीन मानिए, लोकतंत्र ला दिए, समाजवाद अपने आप आ जाएगा। इवन डेमोक्रेसी, द एंड रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी सोशलिज्म। क्यों, मैं आपको बता दूं। और यकीन मानिए, जितने स्कैंडिनेवियाई देश हैं, ब्रिटेन है, यूरोपीय देश है, 90% यूरोपीय देशों में आज वो इक्वलिटी है जो शायद कभी रसिया लाना चाहता था, लेकिन वहां तरीका लोकतंत्र से आया। और कैसे लोकतंत्र समाजवाद ला सकता है, इसका एक बेसिक एग्जाम्पल आपको बता दें। आप देखते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। अब ये बात तो फंडामेंटल है, जितनी लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो आम आदमी के लिए काम करती हैं या संपन्न लोगों के लिए काम करती हैं? जरा ध्यान से देखिए, दिल्ली सरकार ने बिजली पानी फ्री कर रखी है, तो ये तो आम आदमी के लिए मिल रहा है। दूसरी बात, मोदी 6,000 रुपए किसको दे रहे हैं? आम आदमी को। जरा सोच के देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट वो बनाएगा whosoever कैन कमांड द कंट्रोल ऑफ मेजोरिटी। जिसको बहुमत का समर्थन होगा वही तो सरकार बना पाएगा। लोकतंत्र में तो ये होता है, जिसे बहुमत का समर्थन होगा सरकार वही बना पाएगा। और बहुमत जनता अमीर नहीं होती, वो कैसी होती है? गरीब होती है। इसलिए आप देखेंगे, इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने, या हमारे यहाँ आजादी के बाद जमींदारी एबोलिशन किया गया कि नहीं किया गया? भूमि सुधार किया गया, लैंड रिफॉर्म किया गया, जमींदारी एबोल्यूशन किया गया, प्रीवी पर्स हटाया गया। डिमोनेटाइजेशन अमीर आदमी के लिए प्रॉब्लम थी, गरीब आदमी के लिए? अमीर आदमी के लिए। डिमोनेटाइजेशन गरीबी के लिए प्रॉब्लम नहीं थी। इसे आप याद रखिए, कभी भी, यही तो इंग्लैंड के लोगों ने कहा था, आप एक बार डेमोक्रेसी लाइए, समाजवाद तो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी। लोकतंत्र है क्या? जैसे बहुमत के समर्थन सरकार चलेगी, और बहुमत हमेशा अपने लिए सामाजिक आर्थिक सुविधाओं की मांग करेगा, और सामाजिक आर्थिक सुविधाओं की मांग करेगा तो समाज में समानता आएगी या नहीं आएगी? दोस्तों, ये शायद आपको लगता होगा, आप 1950 साल पहले भारत में नहीं थे और आपको लगता होगा समाज में बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी है, लेकिन हजार की यकीन मानिए, जो भारत हमें 1950 में मिला था वो ज्यादा विषमता मूलक था या आज ज्यादा विषमता है? 1950 के बाद को आपने देखा था? नहीं देखा था। अरे आज चीजें ज्यादा अच्छी हैं, गांव गांव में लोगों के पास बाइक है। आज चीजें ज्यादा अच्छी हैं, गांव गांव में लोगों के पास बाइक है, घर घर में कार गांव गांव में आ रही है। और आज तो आप जीन्स पहन घूमते हैं, आजादी के बाद जीन्स अवेलेबल ही नहीं था। कपड़े लोगों के पास नहीं होते थे, पूरे गांव में एक दो अच्छे कपड़े होते थे, बारात में जब भी कोई पहनने जाता था वही कपड़ा लेके जाता था। मैं एकाध राजा महाराजाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस वर लिविंग लाइक दैट। और आज सबकी स्थिति अच्छी हो गई है। अब ये बात है कि इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, कितना भी चीजें हो जाए हमें कम ही लगती हैं, ये मनोविज्ञान है, क्योंकि हम हमेशा ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं, नीचे वाले से नहीं। लेकिन यकीन मानिए, 1950 की तुलना में देयर इज मोर इक्वालिटी इन इंडिया। आप करोड़पतियों की संख्या मत गिनिए, क्योंकि वो तो देखने का और तरीका हो गया, लेकिन आप मानेंगे आज भारत में ज्यादा एम्स स्थापित हो रहे हैं आजादी के बाद। आज विश्वविद्यालय की संख्या ज्यादा है आजादी के बाद। रिजर्वेशन ने समानता पैदा की या नहीं की? कैसे हुआ? जमींदारी उन्मूलन ने पिछड़ी जातियों को जमीन का मालिक बनाया कि नहीं बनाया? कैसे पैदा हुआ? लोकतंत्र से। तो हमारा ये तरीका ज्यादा अच्छा था रसियन? देयरफॉर सोशलिज्म इज नोन एज ए चाइल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप समाज जैसे ही लोकतंत्र आप लगाएंगे, यानी समाजवाद क्या है? लोकतंत्र का बच्चा है। ये बात तो स्पष्ट हो गई। समाजवाद लोकतंत्र का बच्चा है, इसका मतलब पहले लोकतंत्र आएगा पहले समाजवाद आएगा? पहले पिता आएगा। अगर समाजवाद लोकतंत्र का बच्चा है तो हु इज द फादर? डेमोक्रेसी। और हु इज द चाइल्ड? सोशलिज्म। और कैसे? आप याद रखिए, लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे, चुनाव होगा, बहुमत की सरकार बनेगी, और सरकार निश्चित तौर पर वो काम करेगी जो मेजोरिटी को सेटिस्फाई करे। अच्छा बताइए, वॉशरूम बन रहा है गरीबों का या अमीरों का?
घर बन रहा है गरीबों का, अमीरों का। अरे दोस्तों, इसलिए जो मार्क्सवादी किस्म के लोग हैं वो कहते हैं ना ना सरकार पूंजीपतियों की संस्था है, बुर्जुवादी संस्था है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखने का अलग भी नजरिया है। यही तरीका यूरोप में अपनाया गया, और यूरोप में जिन देशों में तरीका अपनाया गया है दे आर मोर इन अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मार्क्स ने जो तरीका अपनाया था रसिया में, जो तरीका स्टालिन ने अपनाया, वो तरीका सक्सेसफुल है, दैट इज डाउटफुल। 1990 के बाद सब जगह ध्वस्त हो गया। और ये क्या है, बड़ी प्यार से चलता है, सब लोगों की भागीदारी होती है, लोगों को सेटिस्फेक्शन में होता है, और लोगों को उत्साह भी होता है ना हमारी सरकार हम बनाएंगे। अब देखिए 2019 में कैसे लोग उछल रहे हैं, ना हम सरकार बनाएंगे, हम मालिक हैं। इसमें सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हम ही संप्रभु है। इसलिए दैट इज मोर सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए समानता है कि, लेकिन डेमोक्रेसी की रफ्तार, ये बात सही है, डेमोक्रेसी होले होले होती कैसे चलेगी। मैंने नदिया के पार फिल्म देखी थी दोस्तों। नदिया के पार फिल्म में बैलगाड़ी थी जो बहुत रेयरली मिलती है। बैलगाड़ी थी, और बैलगाड़ी से कभी दुर्घटना होती है क्या? ये नहीं याद रखिए। कई बार तानाशाहों की जो रफ्तार होती है वो जेट विमान की तरह होती है, धनाधन समानता करेंगे। रसिया में वही हुआ। रसिया में समाजवाद जेट की रफ्तार से आया और जेट की रफ्तार से गया भी। यहाँ पे होले होले, एक संसद आएगी, एक कानून बनाएगी, फिर दूसरा सत्ता आएगा, दूसरा कानून बनाएगी। महिलाओं को समानता मिली या नहीं मिली? कैसे? बंदूक उठाने से होले होले। और आने वाले समय उनको 1/3 आरक्षण मिल जाएगा। महिलाएं पंचायती राज में गई, बंदूक उठाने से होले होले हो जाएगा क्या परिवर्तन? परिवर्तन हो जाएगा। कमाल की बात है यार। भारत में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज अ डेमोक्रेसी, दिस इज द पावर ऑफ अ डेमोक्रेसी, एंड बिलीव मी वी कैन चेंज दिस सिस्टम थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। दुनिया के एग्जाम्पल बताते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्था को ज्यादा बेहतर रूप में बदला जा सकता है। उसके बाद सेकुलर। तो अभी बस इसका सारांश में लिखवा देंगे, एक शब्द आपको बता दें, और इन्हीं एक शब्दों की विस्तार कहीं ना कहीं में आगे करना ही पड़ेगा। पूरा हम थियरी में तो विस्तार से पढ़ते हैं। अब सेकुलर, सेकुलर शब्द इतना डिस्प्यूटेड है, लेकिन इनका सेकुलर का सीधा समय मतलब मान ले। अभी जानते हैं कि ये दिखने वाली दुनिया सच है या जो दुनिया नहीं दिखती है वो सच है? कौन सी दुनिया नहीं दिखती? आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, ये सब दुनिया दिखने वाली नहीं है। कई बार तो लोग कहे कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग जाता है, लेकिन आज तक बहुत सारे स्पेस शटल गए, स्वर्ग कहीं मिला नहीं। भाई कहीं तो मिलना चाहिए था। अमेरिका ने किधर नासा का अभियान भेजे, अब तो हम भी चंद्र अभियान लेके जा रहे हैं। स्वर्ग कहीं मिला नहीं। लोग कहते थे पुष्पक विमान एक है। अरे पुष्पक विमान कहीं तो रडार में आया होता। आज तो आप देख रहे हैं एक रडार अवॉक्स हमने लगा रखा है, अवॉक्स रखा है। पूरी दुनिया में रडार सिस्टम, जीपीएस है। अमेरिका गूगल इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि हम यहाँ पे क्लास लेके निकल रहे हैं, उस गूगल को पता है कि मूवमेंट यहाँ हो रही है। यानी अगर भारत ने किसी पे हमला भी किया तुरंत अमेरिका बता देगा कि ये रास्ता है अपनाया, वो अमेरिका ही बता सकता है। तो अमेरिका कभी स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच पाया? होगा तब तो पहुंच पाएगा। दूसरा, जो हमने कल्पना कर रखी है, आज हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, परमात्मा की दुनिया होगी, कोई ऐसी दुनिया नहीं है। याद रखिए, यावत जीवे सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पीवित, भस्य भूतस्य देहस्य पुनरा जन्मम कुतः। जैसे भी जियो सिख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। मरने के बाद न कोई आत्मा है न कोई परमात्मा है। बप्पी लहरी को आपने देखा है? एक समय में 2-4 किलो सोना पहन के घूमते हैं। क्यों? उनको पता है भौतिक दुनिया ही मुख्य है। जैसे इसलिए दोस्तों, सर उठा के पियो कोका कोला, पिज्जा, बर्गर, जो भी हो खाओ। अब घी तो इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं। पिज्जा, बर्गर, जितना भी उसको खाओ। इसका मतलब सेकुलरिज्म क्या है? भौतिकवादी विचार है। इट इज बिलीव इन मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी कोई पारलौकिक दुनिया ही नहीं है। जब पारलौकिक दुनिया नहीं तो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर का झंझट ही खत्म हो गया। इसे सेकुलरिज्म का जो व्यापक मतलब है, अब याद रखिए, इसका मतलब है ये दुनिया में भौतिक चीजें हैं, आर्थिक है, वैज्ञानिक है, और दुनिया की हर समस्या का समाधान कैसे होगा? वैज्ञानिक और विवेक रूप में, आध्यात्मिक और आत्मिक रूप में, वैज्ञानिक और विवेक रूप में।
तो सेकुलरिज्म का बेसिक मतलब है कि इस दुनिया में मैं आत्मा है या शरीर इंपॉर्टेंट है। सेकुलर व्यक्ति क्या मानता है? शरीर। और अब जरा सोच के देखेंगे तो कैसे सेकुलरिज्म इंडिया में बढ़ता चला गया। सेकुलरिज्म के मतलब का और हम व्यापक तरीके से समझना चाहें तो एक ऐसे की पुराणों में कथा आती है, एक व्यक्ति था, वो था ब्राह्मण लेकिन बड़ा दुष्ट कर्म का था, बड़ा दुष्ट कर्म का था और अजीब अजीब लोगों के यहाँ जाते चोरी करता था, जितने दुष्कर्म होते सब करते थे। अब संयोग की बात है कि वो रहता था, पुराणों कथा है देखिए, तो वो रहता था और साधु कुछ जंगल में रहता था, उसके यहाँ साधु आए तो साधु को खाना पीना खिला दिया और उसकी पत्नी ने खाना खिलाया, पत्नी उसकी ठीक थी, वो बड़ा दुष्ट था। तो जब वो रात में साधु ने सोचा, साधु ने कहा भाई हमें थोड़ी जगह चाहिए। उसे कह रहे मैं तो लोगों की चोरी करता हूं, तुम मेरे यहाँ रहोगे? ना ना भागो। पत्नी ने समझा करे रात हो गई, साधु को अपने जगह तो दो। दे दिया उसने जगह। और पत्नी ने बताया कि महाराज हम आपको खिलाने लायक है नहीं, हम बहुत अशुद्ध लोग हैं, हमारा पति चोरी करता है, बहुत सारे गलत कामों में इन्वॉल्व है, हम कैसे आप खिलाएं? तो साधु ने कहा कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारे पास हो खिला दो। जब साधु चलने लगे तो उसके पति को बुलाया, उन्होंने कहा सुनो तुमसे कुछ हम लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं चोर हूं, मैं दूसरे से लेता हूं, मैं तुमको दूंगा, मैं अभी तुम्हारा भी सब डोली डंडा छीन लूंगा। उसने कहा भाई छीन लो हमारा, लेकिन एक बात हमारी बात मानना, जब तुम्हारा पुत्र होगा उसका नाम रखना नारायण। उसने कहा चलो अच्छा। उसकी पत्नी थी, उनका नहीं बाबा जी हम आपकी बात मानेंगे, हम उसका नाम रखेंगे। तो उसका पुत्र हुआ, नाम नारायण रख दिया। वो बड़ा दुष्ट आदमी था, लेकिन जब मरने लगा तो उसने कहा नारायण नारायण नारायण, भगवान का नाम लिया, सही में भगवान आ गए। मरते समय व्यक्ति को अपने पुत्र का ही नाम आता है, अपने पुत्री का ही नाम आता है। इसका मतलब है पहले जमाने में लोग देखेंगे कैसे क्यों भगवान के नाम रखते थे, सीता सती सावित्री, नाम में ही पवित्रता दिखती थी। यानी इसी बहाने लोगों के नाम पहले क्या होता है, जय जय राम, राधे श्याम, सीताराम। इनसे क्या फायदा होता था? ये अब बताइए, ये सेकुलर नाम है या धार्मिक नाम है? धार्मिक नाम थे। ये सेकुलर नाम है, आध्यात्मिक नाम थे। पहले लोग ऐसे आध्यात्मिक नाम क्यों रखते थे? क्योंकि इसी बहाने एक बार हमें ईश्वर का नाम याद आ जाएगा, जय जय राम, राधे श्याम, सीताराम। अब नाम क्या हो गया दोस्तों? हनी, मनी। दोस्तों अब तो दुनिया ऐसी है, खुदा की कसम, पैसा खुदा से बड़ा नहीं, खुदा से कम भी नहीं। पैसा पैसा करती है, पैसे पे मरती है। एक बार मुझे बतला दो तो रब से क्यों नहीं डरती हो? अरे रब होगा तब तो। यानी एक बात याद रखिए दोस्तों, अजीब सा। अब बताइए, अब ज्यादा सेकुलराइजेशन बढ़ रहा है, पहले ज्यादा सेकुलराइजेशन था? अब ज्यादा हो रहा है। लोगों के नाम देख कैसे आराम से हमारे नाम बदल गए, सेकुलर नेम्स हो गए। अब हमारे नाम क्या हो गए? अलग अलग। देख लीजिए जो भी आपके नाम हो, मैं ऐसा व्यक्तिगत तो नहीं कहूंगा, आपके नाम धार्मिक नहीं रहे। यही सेकुलरिज्म का मतलब होता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देखता हूं, मैं फिल्में कई बार देखता हूं, इधर मैं देख नहीं पाया दोस्तों कुछ दिनों से, समय थोड़ा सा, तो अब मैं देखने का प्रयास करता हूं। और मैं बड़ी भाई फिल्में भी तो समाज का दर्पण होती है। तो 1970 दशक में तमाम फिल्में देखी दोस्तों, तमाम फिल्में देखी, आप भी देख लीजिएगा। उसमें हीरो दुर्घटनाग्रस्त, तुरंत हीरोइन भगवान के पास गई कि हीरो हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहा है, उसकी आंख खुल नहीं रही है, हीरोइन तुरंत शंकर जी के मंदिर में गई, हीरो की आंखें खुल गई, चमत्कार हो गया। यानी 1970 के दशक की हर फिल्म में भगवान का कोई ना कोई रोल था। लेकिन उनने अभी अब देखें, भगवान फिल्मों से गायब। ओ माय गॉड, देखा कि नहीं, भगवान के ऊपर मुकदमा हो गया। भगवान फिल्मों से गायब हो गए, हम सेकुलर हो गए। क्या चाहिए दोस्तों? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? कौन मेरा दोस्त है, करे भगवान चाहिए उसको? आपको याद दिला दें, हम दो ऑप्शन आपको देख रहे हैं, अब आपको हम पता कर लेंगे आप सेकुलर हैं या रिलीजियस है। आपके पास दो ऑप्शन है, दो में एक ही टिक करना पड़ेगा। मान ली एक जगह को ईश्वर है, अल्लाह है, जीसस है, जो भी आप मानते हो, एक तरफ है। दूसरी तरफ नीली बत्ती वाली कार लगी हुई है, यूपीएससी लिखा हुआ है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर बिना परीक्षा के दिया जा रहा है, क्योंकि
आप बड़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, किधर जाएंगे, राइट या लेफ्ट? आप सेकुलर हैं या रिलीजियस हैं? ओ माई गॉड, आई हैव नेवर सीन ए सेकुलर वर्ल्ड लाइक दैट। अब तो बच्चे अपने ही सेल्फी लगा को, ये क्या किया है? भगवान ने अच्छा मुंह दिया हुआ है, क्यों खराब करते हो? पहले दोस्तों, अब जरा सोच के देखिए, अरे व्हाट्सएप पे भगवान का स्टेटस रखो, अपना ही स्टेटस लगा रखा है, और वो भी एकदम से स्टाइलिश फोटो। और आजकल तो युवा है 3 बार दिन में स्टेटस चेंज करते हैं। आप बड़े हो गए, भगवान क्या हो गया दोस्तों? दुनिया सेकुलर है या रिलीजियस स्पिरिचुअल है? इसका मतलब क्या है, इसे याद रखिए। लेकिन सेकुलरिज्म का एक ऑफशूट है सेकुलर स्टेट। हम आपको सेकुलरिज्म की कहानी अलग से बता देंगे, हमने एक शब्द आपको बता दिया। सेकुलरिज्म का मतलब भौतिकवादी विचार का प्रभाव। लेकिन अब उसी का, अब स्वाभाविक रूप में जो दुनिया में भौतिकवादी तत्व इंपॉर्टेंट है, मैटेरियल वर्ल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट, तो राज्य और शासन ईश्वर से चलेगा या भौतिक नियमों से चलेगा? इसलिए राज्य, सरकार और धार्मिक गतिविधियों के बीच अलगाव कर दिया गया। और सेकुलर स्टेट, सेकुलरिज्म एक बड़ी विचारधारा है जो मानती है भौतिकवादी दुनिया सच है। उसी का एक परिणाम क्या है, सेकुलर स्टेट। और सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है कि जब राज्य का सरोकार सामाजिक आर्थिक विषयों से है, धार्मिक विषयों से है, सोशल इकोनॉमिक मैटर से है। देखिए, राज्य का मूल काम क्या है, शिक्षा और आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाना है। दिल्ली सरकार ने कल बजट पेश किया, उसमें बजट में आप देखिए भौतिक चीजें हैं, आध्यात्मिक चीजें हैं, भौतिक सेकुलर स्टेट। तो हमने क्या माना, स्टेट विल बी सेकुलर। और हमने ये भी क्यों माना, क्योंकि याद रखिए हमारे यहाँ तमाम धर्मावलंबी थे, हमारे यहाँ तमाम धर्मावलंबी थे। अगर हम एक किसी धर्म को राज्य का धर्म मान लेते तो स्वाभाविक तौर पर बाकी लोगों के साथ भेदभाव होता। तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, देयरफॉर वी नेवर अडॉप्टेड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज एन ऑफिशियल रिलीजन। इसे धार्मिक आप होइए, आपकी मर्जी है। सेकुलर स्टेट का मतलब यह नहीं कि आपको बताएगा धर्म को मत मानिए, धर्म को मानना न मानना, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, आपकी जिम्मे है। राज्य का सरोकार धर्म से नहीं होगा। राज्य का मूल काम क्या होगा, सामाजिक नीतियां, शैक्षिक नीतियां। राज्य का काम गरीबी निवारण है क्या आत्मा को परमात्मा से मिलवाना है? मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन के पास जाइए, कह दीजिए हमें भगवान मिल नहीं रहे, सहायता करो, लठ निकाल लेगा। मोबाइल आपका खो गया है, फिर तो सहायता का आश्वासन दे सकता, भले सहायता करे ना, लेकिन भगवान की खोज में आपकी कोई सहायता नहीं करेगा। इसे नाउ वी आर बिलीव इन सेकुलर स्टेट। इसे इतने बड़े देश में, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा धार्मिक बहुधर्मावलंबी है, इसे हर धर्म का हम सम्मान करना सीखें, हर धर्म के प्रति हमें सहिष्णुता होनी चाहिए। ये हमें सेकुलर स्टेट का मतलब है। और अंत में आप कहें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसके मायने तो एक ही जैसे है, कहने का केवल अंतर है। अब आप कहेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, जैसे कि आज दुनिया में इन सबको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, डेमोक्रेटिक कहिए, रिपब्लिक कहिए। अच्छा, अगर लेमैन का अर्थ देखा जाए, लेमैन का अर्थ देखा जाए, कुछ लोग कहते हैं नहीं ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेटिक, ब्रिटेन में लोकतांत्रिक है क्योंकि ब्रिटेन लोकतांत्रिक है, निर्वाचित सरकार वहां भी है। लेकिन ब्रिटेन में जो हेड ऑफ स्टेट है दैट इज क्वीन, क्वीन इज नॉट इलेक्टेड। तो क्वीन क्या है, निर्वाचित नहीं है, बट सी इज ए हेरिडिटरी, वो तो वंशानुगत है। तो अमेरिकन ने क्या किया कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा उसको हमेशा इलेक्टेड बनाया। उनका नहीं, हमारा तो कोई भी चीज इलेक्टेड ही होगा, वंशानुगत होना दैट इज साइन ऑफ फ्यूडलिज्म। इसलिए अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने एक नया मॉडल दिया कि जो भी राज्य का मुखिया होगा वो निर्वाचित होगा, जो राज्य का प्रधान होगा वो इलेक्टेड होगा। इस वजह से कहीं भी वंशानुगत राजा रानी कोई विचार नहीं आएगा। तो अमेरिकन ने इसलिए हमेशा रिपब्लिकन शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने डेमोक्रेटिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन इसके पीछे भी हम इतिहास में जाना चाहें तो थोड़ा सा लोग अंतर ऐसा करते हैं। हमने कहा आज इट इज इंटरचेंजेबल, लेकिन रिपब्लिकन इस बात को ज्यादा बताता है कि जनता का शासन होगा, डेमोक्रेसी इस बात को ज्यादा बताती है कि बहुमत का शासन होगा। क्योंकि द टर्म डेमोक्रेसी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक एज, तो ग्रीक एज का मतलब है बहुमत का शासन, वहां लोकतंत्र का मतलब कहीं न कहीं बहुमत का शासन मान लिया गया, और जो ब्रिटेन में आया। लेकिन जो रोम की परंपरा है, रोम में हमेशा रिपब्लिकन शब्द का प्रयोग किया गया, यहां तक कि मैकियावेली से भी रिपब्लिकन टर्म का यूज होता है। तो रिपब्लिकन से उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि देयर इज नथिंग लाइक मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी।
इवन पावर बिलोंग टू द पीपल, जहां जनता ही सर्वोच्च हो जाए। यानी रिपब्लिकन का यह मतलब नहीं कहा जहां पे राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए, ये उसका संकीर्ण मतलब है, संकीर्ण मतलब है। उसका बड़ा मतलब है जहां जहां केवल राष्ट्रपति निर्वाचित न हो, बल्कि लोगों में समानता हो, शक्तियां जनता में हो, जनता के बीच समानता हो, हर व्यक्ति गरिमा समान हो। तो रिपब्लिकन टर्म इज मोर वाइडर देन डेमोक्रेटिक इस मामले में। अदरवाइज अगर ये हिस्टोरिकल डिफरेंस को आप छोड़ दीजिए तो आज दुनिया में 99% कंट्रीज रिपब्लिकन है। और रिपब्लिकन का मतलब ये जहां निर्वाचन होगा, विधि का शासन है, संविधान का शासन है, ये भारत बनेगा। अब जरा सोच के देखिए, ये भारत अगर बन रहा था तो ये रेवोल्यूशन था या कोई सामान्य बात थी? इट वॉज रेवोल्यूशन। और क्यों क्रांति थी? क्या भारतीय समाज ऐसा था क्या? भारतीय समाज कैसा था? विषमतावादी, सोपानिक, हायरार्किकल, जाति आधारित, धर्म आधारित। तो जाति आधारित, धर्म आधारित समाज को हमने इस तरीके से बना दिया। तो क्या ये अब इसी को लिखने के लिए हम कैसे यूज करेंगे? कुछ प्रोफेसर का नाम ले लेंगे, दो दो चार प्रोफेसर, उनके नाम बार बार लेते हैं, जब कोई जीएस में देखते हैं इसी बात को हटा देते हैं। कॉन्सेप्ट सारा वही रहेगा, विचार उन्हीं का रहेगा। तो अब अगला हेडिंग क्या लिखेंगे? अगला हेडिंग लिखिए। अगला हेडिंग है नवीन भारत का निर्माण। तो प्रस्तावना में अगली बात क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट इन प्रियम्बल? नवीन भारत का निर्माण। द मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। अतुल कोहली एक प्रोफेसर हैं जो ही इज टीचिंग इन यूएस। तो उनकी बड़ी अच्छी किताब है जो बहुत सारे उनका हम कोट करते हैं बहुत सारे विषयों पर। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही इंडिया के लिए। तो पहला पॉइंट, अतुल कोहली अतुल कोहली ने लिखते हुए कहा, अतुल कोहली ने लिखते हुए कहा कि भारतीय समाज धार्मिक है, इंडियन सोसाइटी इज रिलीजियस, भारतीय समाज धार्मिक है, लेकिन शासन प्रणाली पंथ निरपेक्ष अपनाई गई। बट वी हैव प्रिफर्ड द सेकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन शासन प्रणाली पंथ निरपेक्ष अपनाया गया। समाज में समुदाय को ज्यादा महत्व है। द कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। समाज में समुदाय को ज्यादा महत्व है, परंतु परंतु संविधान में व्यक्ति को इकाई माना गया। बट इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड एज एन यूनिट। लेकिन संविधान में व्यक्ति को इकाई माना गया। संविधान में व्यक्ति को इकाई माना गया और समाज सामंतवादी था। द सोसाइटी वॉज फ्यूडलिस्टिक। शासन समाज लोकतांत्रिक, समाज सामंतवादी था, अधिक्रमता मूलक था। सोसाइटी वॉज फ्यूडलिस्टिक, हायरार्किकल। अधिक्रमता, अधिक्रमता का मतलब छोटा बड़ा, पिरामिड जैसा होता है। समाज अधिक्रमता मूलक था, सामंतवादी था। लेकिन लेकिन शासन लोकतांत्रिक अपनाया गया। बट देयर वॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया। लेकिन शासन लोकतांत्रिक अपनाया गया। इसलिए इसलिए इसे सामाजिक क्रांति कहना सही होगा।
Therefore, it is appropriate to say it as a social revolution. इसे सामाजिक क्रांति कहना उचित होगा। परंतु भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा इस सामाजिक क्रांति के लिए बट फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस सोशल रेवोल्यूशन, भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा इस सामाजिक क्रांति के लिए लोकतांत्रिक मार्ग का प्रयोग किया गया। दे हैव प्रेफर्ड द डेमोक्रेटिक पाथ फॉर अटेनिंग दैट ऑब्जेक्टिव। लोकतांत्रिक मार्ग का प्रयोग किया गया और संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि मार्क्सवादी विचार समाज के परिवर्तन के लिए व्यवहारिक नहीं है। मार्क्सिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल टूल फॉर ब्रिंगिंग आउट अ चेंज इन सोसाइटी। मार्क्सवादी विचार समाज के परिवर्तन के लिए व्यवहारिक नहीं है। समाज के परिवर्तन के लिए व्यवहारिक नहीं है। समाज के परिवर्तन के लिए व्यवहारिक नहीं है। तो ये देखिए, ये आदर्श था। लेकिन अब आप देखें, खास तौर पे जब हम आईएएस की परीक्षा में देखते हैं, अपनी परीक्षा में, तो हमारा एग्जामिनर अप्लाइड पे बहुत ध्यान रखता है। आपने जीएस के पेपर में देखा होगा कि संविधान में, अपने जीएस का पेपर, अब आपको मेंस का एग्जाम्पल, मेंस का प्रश्न आपको याद दिला रहे हैं। अब देखिए, हम हमेशा प्रश्न को ध्यान में रखते हैं, और अगर आपको ध्यान होगा तो आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी, हर सेक्शन का प्रश्न कहाँ प्रस्तावना से पूछा गया, कैसा सवाल है, तभी तो हम बार बार देखेंगे, सोचेंगे, तब हमारा डायरेक्शन निकलेगा। जीएस का मेंस का सवाल आपको बता दें, पेपर 2 का, उसमें लिखा गया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के सामने जो एडजेक्टिव लगाए गए हैं, क्या उसकी वो क्या क्या है, वो प्रतिरक्षणीय है, वेदर दे डिफेंडेबल। इसका मतलब यह है कि प्रस्तावना में वी द पीपुल के साथ जो एडजेक्टिव लगाया गया है, ये सब है। तो क्या प्रतिरक्षणी है? इसका मतलब पहले पार्ट में आप लिख दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, दो लाइन में इसका मतलब लिख दीजिए। तो सवाल है कि हमने प्रस्तावना में लिख तो रखा है कि हम भारत ऐसा बनाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं कि हम उससे विचलित हो रहे हैं। सवाल लिखा, ऐसा तो नहीं कि हमने लिख तो रखा है, ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं कि हम भारतीय संविधान निर्माताओं के साथ बेवफाई कर दिया, हमने अपने ही लोगों के साथ थोड़ा सा रास्ता बदल लिया किया। इसका मतलब अब देखिए, आपके एग्जामिनर का ट्रेंड क्या है, उसे प्रैक्टिकल पूछ लिया, और हम देखिए जबकि परंपरागत रूप में अब रटंत विद्या क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, एग्जामिनर नहीं पूछेगा, जानता है अब रट्टू तोता सब बन गए हैं, सब रट के आए हुए, वो ऐसा सवाल पूछेगा जिसमें आपकी व्यवहारिक जानकारी का परीक्षण हो पाए। प्रस्तावना में सामान्यतः यही तो बातें पढ़ते हैं, संविधान का भाग है कि नहीं भाग है, ये 42वें संविधान से क्या क्या जोड़ा गया, नहीं पूछने वाला है, वो नहीं पूछने वाला है, वो सीधा प्रैक्टिकल पूछ देगा। अब देखिए, प्रश्न करने चले से पता चल जाता है कि सिंपल बातों से भी कैसे वो चीजें पूछ सकता है। अब सीधी सी बात है, इसका मतलब है अभी आप देखेंगे जिन सिद्धांतों, जिन आदर्शों पे हम भारतीय समाज को, भारतीय राज्य को बनाना चाहते, इंडिया को हम ऐसा बनाएंगे, क्या सवाल है कि उस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं या उसे पीछे तो नहीं हो गए हैं। बढ़ रहे हैं, पीछे तो नहीं हो गए हैं। तो देखिए, उसमें अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तो 1-2 आलोचना आप करनी पड़ेगी, और बाद में आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली हमें शासन को डिफेंस करना होता है, क्योंकि हमने बताया कि इस देश में बहुत सारी विसंगतियां हैं और 5000 साल की समस्या है, इतना बड़ा इतिहास इस देश का, इतना विविधतापूर्ण है। 50 अमेरिका और ब्रिटेन में 300 सालों के बाद भी समस्याएं बनी हुई है। तो कौन सा समाज समस्या से मुक्त होता है? जिस समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे उसे भगवान बन जाएंगे। तो समाज में है तो समस्याएं तो लगी रहेंगी।
तो हमारी लोकतंत्र के साथ भी समस्याएं हो सकती हैं। और ऑब्जेक्शन इसलिए उठाया जा रहा है, इसलिए अब देखेंगे, अब यहीं पे आपको संविधान और पॉलिटी के बीच का डिफरेंस आपको बता दें। हमने पहले नहीं बताया इस बात को। संविधान का मतलब हमने ये पढ़ लिया, पॉलिटी का मतलब है कि हमने ये तो पढ़ लिया। सवाल है कि हमारा वर्तमान का समाज और अर्थव्यवस्था क्या वही है जो 1950 की थी? तो जब हम वर्तमान सामाजिक और आर्थिक प्रणाली में दलीय प्रणाली के संदर्भ में इसको अध्ययन करेंगे, तब ये हो जाएगा पॉलिटी। जो चीज संविधान में लिखी गई वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। पॉलिटी का मतलब है कि अब आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान और सरकार है वो तो परिवेश में काम करता है, सामाजिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, और बिना सामाजिक इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम को देखे हुए संविधान को कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ पाएंगे। तो जब हम कॉन्टेक्स्ट में संविधान को देखते हैं तब ये क्या कहलाता है? पॉलिटी। इसलिए आप मेंस के सवाल आप देखिए 99% सवाल पॉलिटी से हैं। एग्जामिनर का संविधान के प्रावधान से मतलब ही नहीं है, उसका बेस बना के सीधा आपसे प्रैक्टिस पूछ ले रहा है। तो देखिए आलोचना इसलिए की गई, आलोचना क्या की गई? तो इसमें एक प्रोफेसर का नाम है, लिख लीजिए, और जीएस में इस प्रोफेसर का नाम को हटा देंगे, बाकी सब वही चीज लिख देंगे। अच्छा हाँ, जिनका इंग्लिश मीडियम है दे कैन परचेज अ बुक दैट इज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, द कंपेनियन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, दैट इज रिटन बाय प्रोफेसर नीरजा गोपाल। नीरजा गोपाल के नाम पर मैं बात याद आ गई। प्रताप भानु मेहता एंड नीरजा गोपाल जैल, द बुक इज एडिटेड बाय प्रताप भानु मेहता एंड नीरजा गोपाल जैल, दैट इज रिटन कंपेनियन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। ये जो मेंस में लिख रहे हैं वो पढ़ लेंगे, जो जिनका इंग्लिश मीडियम है वो किताब पढ़ लेंगे। बाकी के लिए, हिंदी वालों के लिए कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको हम किताब खुद ही दे देंगे, आपको हमसे बता ही दे रहे हैं, तो आपके लिए पढ़ने की आवश्यकता है। आप उसको लिख लीजिए अच्छे से। अगला, और किताब थोड़ा सा भी मार्च तक आ जाएगी तो आपको हम दे देंगे, उसमें सारी बातें आपको मिल जाएंगी, जीएस के लिए भी और पोल साइंस के लिए भी। तो क्या लिखा आपने? हाँ, एनसीईआरटी सबके लिए कंपलसरी है, तो अलग लिखिए। नीरजा गोपाल के अनुसार, प्रोफेसर नीरजा गोपाल है, नीरजा गोपाल का मानना है नीरजा गोपाल का मानना है कि भारतीय संविधान का आदर्श द आइडियल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आदर्श भारतीय संविधान का आदर्श समाजवाद है, सोशलिज्म है। भारतीय संविधान का आदर्श समाजवाद है, जबकि 1991 में उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों को अपना लिया गया है। बट इन 1991 we have preferred the policy of privatization and liberalization। 1991 में उदारीकरण एवं निजीकरण की नीतियों को अपना लिया गया है। उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों को अपना लिया गया है, जिससे समाज में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, which is widening the economic disparity in society, which is widening economic disparity in society। और यह भी उल्लेखनीय है, and is also important to be noted, यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान का आदर्श पंथ निरपेक्षता है, सेकुलरिज्म इज द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान का आधार पंथ निरपेक्षता है,
संविधान का आधार पंथ निरपेक्षता है, लेकिन सांप्रदायिकता की राजनीति बढ़ रही है। But the politics of communalism, the politics of communalism is growing in India. लेकिन सांप्रदायिकता की राजनीति बढ़ रही है। और दोस्तों, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसकी 26 जनवरी, किसका 15 अगस्त, नेता मस्त और जनता पस्त। लग तो ऐसा ही रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब जरा सोच के देखिए, हम तो मालिक हैं, मालिक की हालत ये है। और जरा सोच के देखिए दोस्तों, जिस डेमोक्रेटिक देश का फाउंडेशन में रखा था, वहां पे मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स का इतना बड़ा इशू हो जाएगा। ये अपने आप में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, कुछ चीजें, दोनों चीज गलत है। आप न तो किसी कम्युनिटी को अपीज करिए और न ही आप कम्युनल आधार पे काम करिए। अब देखिए, सरकार ने बनाया है कि जो सिटीजनशिप बिल बनाया हुआ है कि जो गैर हिंदू हमारे यहाँ आएंगे, हम उनको भारत में रहने की बात करेंगे। इसका मतलब दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब ये तर्क नहीं चलेगा कि आप ये कह रहे हो कि नहीं भाई, वहां गैर हिंदुओं को सताया गया है, क्योंकि बाकी लोगों को, मुस्लिम्स को वहां सताया नहीं जाता, इसलिए मुस्लिम को सिटीजनशिप देने का मतलब नहीं है। जो सताने के बाद यहाँ भाग रहे हैं उनको हम सिटीजनशिप देंगे। ये बात अलग है, सताया गया सताया नहीं गया, लेकिन परसेप्शन में तो यही बात आ रही है कि आप निश्चित तौर पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और दोस्तों, फिर देश का दुर्भाग्य है, अब बताइए, मंदिर की पॉलिटिक्स। ये देश सेकुलर कंट्री है और अपने बात एक ही है। आप याद रखिए, या तो जिस संविधान को हमने बनाया उसके आदर्श को भूल गए, और यहां पे तो लोगों ने, हर पार्टी ने यही काम किया है। हर पार्टी अपने हिसाब से धर्म का प्रयोग वोट बैंक के लिए कर रही है। किसी ने मंदिर का ताला खुलवा दिया, फिर किसी ने, आप याद रखिए अतीत में क्या हुआ उसका बदला लेने के लिए आप वर्तमान की पॉलिटिक्स को करेक्ट करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। और हमारे यहाँ वैसे ही होता जा रहा है। ऐसा लगता है हर मामले में अतीत का बदला लेंगे। आपको लगता नहीं कि रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स के पीछे पूरा वही है कि पहले हमारा शोषण किया गया, इसलिए अब हम बदला लेंगे। मामले में पहले कोई मस्जिद गिरा दी गई, मंदिर गिरा दिया गया, अब हम उसको बनवाएंगे। 400 साल पहले कोई बात हुई, उसमें ना आप थे ना आप। तो आज आपके किसी धर्मावलंबी में देखिए, लोकतंत्र में सबसे विसंगत पूर्ण बात क्या है दोस्तों, किसी भी समुदाय के लिए। सामंतवाद में यही तो प्रवृत्तियां थी, अगर डेमोक्रेसी में भी ये रहेगी तो हमारे लिए फिर सोचने की बात है। किसी को अगर ये लग गया कि जात के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, दैट शुड नॉट बी डन। बाकी आधारों पे, हाँ, इफिशियंसी के आधार पे, एग्जाम के आधार पे समाज में डिस्क्रिमिनेशन होगा। समाज में सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन बेसिस क्या नहीं होने चाहिए। धर्म के आधार पर कोई पीछे छूट जाए तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं होना चाहिए समाज में। और ये प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं और जनता भावनात्मक तरीके से उन बातों को सपोर्ट भी कर रही है। इन देखिए, इसलिए फाउंडेशन हमारी डेमोक्रेसी क्या है दोस्तों, हमारे संविधान में तो जानते थे हमारा समाज कितना विविधतापूर्ण है, कितना बहुलतावादी है, और इस समाज को एक साथ ले चलना है, यही फाउंडेशन रहेगा। ये हमने मॉडर्न फाउंडेशन बनाया। अब चीजें निश्चित तौर पर जो हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन संतोष की बात यह है कि वी आर हैविंग अ सुप्रीम ऑटोनॉमस जुडिशरी, हमारे यहाँ विधि का शासन है। और प्रेस तो बताए दोस्तों, ऐसा फ्रीडम ऑफ प्रेस तो देखते, टेलीविजन तो देखने का मन नहीं करता। ऐसा वो भावना पैदा करती है कि भाई कोई पढ़ा लिखा आदमी किसका देख सकता है, ऐसी बात कोई कर सकता है। तो हमारे यहाँ तो मीडिया का स्तर इतना नीचे आ गया है, न्यूज़पेपर पढ़ना फिर भी ठीक है, और राज्यसभा टीवी देख लीजिए, दैट इज ठीक, दैट इज सफिशिएंट फॉर आपके। तो राज्यसभा टीवी के अलावा कोई टीवी देखनी नहीं चाहिए। टीवी देखेंगे पूरा का जानकारी आपकी ध्वस्त हो जाएगी दोस्तों, बनाया बनाया विचार तबाह हो जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसी आलोचना पूछी जा रही है कि क्या ये खतरे में है। लेकिन फिर भी आपको लास्ट में लिखना है कि देखिए, इंडिया में जो जनता का मानस है, द पीपल आर टॉलरेंट। और आप याद रखिए, पॉलिटिशियन की बातें देर सवेर निश्चित तौर पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पढ़ी लिखी जनता है, युवा जनता, उसको रोटी रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य, ये सब सेकुलर मैटर से मतलब होना चाहिए। धर्म अच्छी बात है, लेकिन उनको निजी जीवन तक रखिए। आपकी आत्मिक शांति का विषय है। और सच पूछे, जो सही में धार्मिक होगा वो कभी धर्म से धर्म को लड़ा देगा, वो हो ही नहीं सकता। जो धर्म के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं, वही धर्म के नाम पे घृणा पैदा कर रहे हैं, हिंसा पैदा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में प्रवृत्तियां हैं जिसको हमें रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए निष्कर्ष आप लिखिए।
भारतीय लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र में अनेक चुनौतियों के बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ वेरियस चैलेंजेस इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में अनेक चुनौतियों के बावजूद 16 लोकसभा चुनावों का सफल संचालन, द सक्सेसफुल completion of 16 लोकसभा इलेक्शंस, 16 लोकसभा चुनावों का सफल संचालन, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, सूचना का अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका के कारण, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सूचना का अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका के कारण अभी भी लोकतंत्र सुरक्षित है. डेमोक्रेसी इज स्टिल प्रोटेक्टेड. डेमोक्रेसी इज स्टिल प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज वाइसेस. अब आप देखेंगे, अब हम लिखते कैसे हैं. आप एक बात याद रखिए, हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, इंडियन डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं. इंडियन डेमोक्रेसी, आप इंडियन पॉलिटी कहिए, इंडियन डेमोक्रेसी कहिए. तो जब हम निष्कर्ष देखिए, हमसे अब आपको भूमिका निष्कर्ष लिखने तरीके आपको बता दें. जब हम भूमिका लिखते हैं सैद्धांतिक, ये प्रस्तावना की भूमिका लिखेंगे तो सैद्धांतिक लिखेंगे, रूसों की बात करते हुए या किसी फिलोसफर की बात करते हुए लोकतंत्र में ऐसे भारत का निर्माण किया जाएगा. तो इंट्रोडक्शन हमेशा कॉन्सेप्चुअल होता है. बहुत शब्दावलियों को, जो 2-3 की टर्म आप ले लीजिए, डेमोक्रेसी, जन संप्रभुता, समाजवाद, इन चीजों को लिखते हैं. हम निष्कर्ष हमेशा वर्तमान को देख के होलिस्टिक कोशिश करते हैं लिखें. मेंस और पीटी में यही फर्क है. मेंस में एक टॉपिक का रिलेशन केवल एक टॉपिक से नहीं होता. प्रस्तावना अगर आ गई, प्रस्तावना के आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर हैविंग अ नैरोअर व्यू. आपको एग्जामिनर प्रस्तावना पूछ रहा है, पूरी इंडियन डेमोक्रेसी पूछ रहा है, तो निष्कर्ष भी इंडियन डेमोक्रेसी का रेफरेंस देते हुए अब देखिए तो हमेशा इट विल बी वाइडर, मोर इम्पैक्टफुल. इसलिए सवाल ऐसा नहीं है कि लोक का महत्व भारत में कम हो गया है और आज भी जनता का महत्व बना हुआ है, इतनी पॉलिटिक्स के बावजूद कि हमारे यहाँ, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल बिलीव इन पीस, पीपल बिलीव इन डेमोक्रेसी. और उनके लिए अभी भी जो हमारे मैकेनिज्म्स है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, सीएजी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो हमें पढ़ना भी है, दे आर प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी. तो लास्ट में थोड़ा सा निष्कर्ष निराशावादी नहीं होते, आशावादी होते हैं. और क्योंकि हम एंटी स्टेब्लिशमेंट नहीं लिखेंगे माओवादियों की तरह, ना कुछ नहीं है, बर्बाद है, ये सब कुछ शासन नहीं है, खिलौना है, ये सब चीजें हम नहीं लिखते. खामियां बता देंगे, लेकिन खामियों को सही दिशा में. क्योंकि सोचो ये भी देख लिया, माओवादी जितनी समस्या का बताते हैं, समाधान तो लेके आते नहीं. आप केवल समस्या बता देते हो कि ये समस्या ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे. वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है आपके पास. अब अगले आगे चले. अगला हेडिंग अब देखेंगे, प्रस्तावना में अगली चीज ढूंढेंगे. अब आपको याद करने का तरीका बता दें. प्रस्तावना कैसे को याद है? कैसे याद करते हैं आप? बताइए. नहीं, ऐसा नहीं है. विधायिका और कार्यपालिका चूंकि दे रिप्रेजेंट, क्योंकि हमारे पास शब्द सीमित होते हैं तो हम किसी एक ही बात को लिख सकते हैं. तो दे रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल. हम विधायिका कार्यपालिका को नीचे में नहीं माना. हाँ, न्यायपालिका की भूमिका है, चूंकि संविधान की रक्षा न्यायपालिका करती है, नागरिकों की रक्षा. क्योंकि हमने इसलिए कहा कि विधायिका कार्यपालिका कहें कि दे रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी, वो दल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात होती है. एकदम सही बात है आपकी, कोई दो राय नहीं, हम उसका यूज करेंगे. लेकिन फिलहाल जो कॉन्टेक्स्ट था उसके हिसाब से मैंने निष्कर्ष लिखा. अगला, अब देखिए आपको याद करने का तरीका बता. अच्छा, प्रस्तावना आप कैसे याद करते हैं? कैसे? पूरा रट लिया है. की टर्म कैसे?
तो अच्छा बताइए किस क्रम में, इसके बाद प्रस्तावना किस क्रम में आती, क्या आता है? क्या न्याय के बाद क्या आएगा? अब आपको याद दिला दे, अब आपको जो बात याद दिला दे, देखिए इसके बाद जो स्वतंत्र न्याय प्रस्तावना के लिखने की बात है कि हम भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं, पहली बात हो गई। लेकिन उस भारत में क्या क्या होगा, उस भारत में हम लोगों को क्या क्या देना चाहते हैं, ये तो ऐसा शासन बन जाएगा। तो पहला आपको याद करने का तरीका बता दें, आपने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है? जे फॉर जवाहर, एल फॉर लाल, जवाहरलाल। एडवीना से उनकी बड़ी दोस्ती थी, भी आप जानते हैं, एडवीना माउंटबेटन की। एडवीना, जवाहरलाल नेहरू की एडवीना से फ्रेटर्निटी थी या नहीं थी? अब देखिए आप बड़े हो गए हैं तो मूर्खता तरीके से तथ्यों को रटने का प्रयास मत करिए, कभी नहीं रट पाएंगे, हौच पौच होगा। उसको कीवर्ड से कोटवर्ड से कहते हैं एसोसिएट लर्निंग, ऑलवेज यूज एसोसिएट। कहीं भी आप हो वो चीज कॉन्टेक्स्ट में याद रखिए, हर चीज को स्टोरी बना के याद रखिए, एसोसिएट करके तब तो आपको याद होगा। और ऐसे याद करेंगे, अभी तो आपको बिल्कुल आपको एक ही तथ्य याद करना है क्या, पता नहीं कितनी चीज याद करनी है। और आप बढ़ते जैसे से उम्र बढ़ती है समझने की क्षमता बढ़ेगी, रटने की क्षमता घटेगी। इसमें बिला वजह प्रेशर मत लीजिए। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ऐसे भारत का निर्माण करेंगे। अब जस्टिस में स्वाभाविक रूप में, ये शायद पिछली बार पीटी में सवाल पूछा गया था क्या, जस्टिस में क्या होगा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, थॉट एक्सप्रेशन। थॉट एक्सप्रेशन तो बड़ा सरल है, उसके आगे मामला फंसता है। उसके आगे क्या है? क्या? बीएफ, बीएफ आपने सुने हैं? बुल फाइटिंग, सुना है कि नहीं सुना रहे? बुल फाइटिंग के लिए हम डब्ल्यू के पास जाएंगे। तो थॉट एंड एक्सप्रेशन, बी फॉर बिलीफ, बुल फाइटिंग का मतलब है बी फॉर विश्वास, बिलीफ, एफ फॉर फेथ। और जब हम डब्ल्यू के पास जाएंगे तो क्या कर लेंगे? वर्शिप। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट एक्सप्रेशन तो इसी क्रम में है। अब आप याद रखिए, यानी थॉट एंड एक्सप्रेशन, थॉट एक्सप्रेशली बुल फाइटिंग के लिए, लेकिन उसी के साथ डब्ल्यू से मुलाकात हो गई तो वर्शिप हो गया। ये हो गया कि नहीं आपका? लिबर्टी। अगला, उसके बाद आसान है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस, परिस्थिति, यह है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था और उपासना। अगला है इक्वलिटी, इक्वलिटी फॉर स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, परिस्थिति और अवसर की समानता। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, परिस्थिति एवं अवसर की समानता। और एफ है ऐसी फ्रेटर्निटी जो राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखे। ऐसी फ्रेटर्निटी विच प्रिजर्व द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो ऐसी फ्रेटर्निटी जो राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखे। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, क्या करें? यूनिटी और एकता अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखे, बनाए रखे।
अब आगे बढ़े। आगे बढ़े तो ठीक है। अभी तक हमने कहा नए भारत का निर्माण। अच्छा एक बात याद रखिए, जब यहां हमने कहा सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और मैं बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बेसिक शब्द याद करना प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि बिला वजह के संवैधानिक संकट पढ़ना। कल मुझसे फिर किसी एक बच्चे ने कहा कि सर थोड़ा और डिटेल में पढ़ाओ। हमने कहा डिटेल का मतलब क्या, मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा मतलब एक एक आर्टिकल एक एक आर्टिकल। हमने कहा क्यों, थोड़ा सा सर सीखने का मन कर रहा है। हमने कहा एग्जाम में आता है कि नहीं आता है। तो अब देखेंगे बड़ा मिस गाइडेज, बहुत ही लोग मतलब पढ़ाना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, और उनसे बेसिक चीज पूछ दी, अब नहीं याद आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ एनर्जी थोड़ी है, समय थोड़ा है, इसलिए निश्चित तौर पर सही डायरेक्शन में चैनलाइज करिए, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। खतरों खिलाड़ी बनेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। और ऐसे लोगों से दूर रहिए। कई बार क्या होता है, कई कई आपने पढ़ा है, अच्छा अच्छा पॉलिटी पढ़ रहे हो, अच्छा अच्छा, एक ऐसा सवाल आपसे दागेंगे, लो उत्तर है। अब सवाल है कि सवाल एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, इससे आपका मतलब आपकी बेचैनी बढ़ गई, हाँ यार इसको बहुत आता है। ऐसे नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। इसलिए ये बात तो ये तो देख लीजिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम में, व्हाट इज यूजलेस, बिला वजह पढ़े जा रहे हैं विस्तार के लिए, बेकार की बात है। इसलिए अब सवाल है कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इसका मतलब क्या होता है। अब जरा हेडिंग अगला लिखिए। अगला है नवीन समाज का निर्माण, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोसाइटी। नवीन समाज का निर्माण, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोसाइटी। आपको याद दिला दें, भारत की आजादी के बाद हमारा नया राज्य बन गया। और आपको याद, ये राज्य का मतलब है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। राज्य बनाना आसान है या समाज? भाई राज्य का मतलब है पुलिस बना दिया, मिलिट्री बना दिया। और सच पूछिए, हमारे यहाँ गवर्नमेंट वॉज फॉर्म बाई अंग्रेजों के जमाने के जेलर। राज्य सरकार का निर्माण तो करना बड़ा आसान था। और राज्य सरकार का निर्माण तो हमारे यहाँ दैट इज सिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके पहले भी था। इसलिए आप याद रखिए, कहीं पे राज्य सरकार का निर्माण अगर आपने बना दिया पहला, और राज्य सरकार निर्वाचित होगी, तो दैट इज ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि समाज को बदलना, न्याय लाना। और आप देखिए, इसलिए दो शब्द का प्रयोग होता है जब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता अखंडता। याद रखिए, एक होता है राज्य बनता है, जो कि कई बार हमें एग्जाम में आता भी, एक है राष्ट्र, दूसरा है राज्य। तो प्रस्तावना में दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। और संविधान सभा का शब्द तो सबसे लास्ट में किया गया है। संविधान सभा का पहले तो यूज ही नहीं है। ये लोगों ने संविधान बनाया, तो आपको याद दिला दें, समाज बना रहे हैं इसका मतलब एक नेशन बना रहे हैं। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट बिल्डिंग एंड नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र के निर्माण और राज्य के निर्माण में फर्क होता है। अब राज्य के निर्माण का मतलब है कि, और कई बार तो एग्जामिनर शब्दों का हेर फेर करके चीजें पूछ लेता है, इसलिए हम हर ऑल्टरनेटिव यूज शब्द का यूज करते हैं कि क्या क्या शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखेंगे, राज्य का निर्माण हमने कर लिया, पुलिस बना लिया, न्यायपालिका बना ली। और सच मानिए, आजादी के बाद तो राज्य का निर्माण तो हमारा ऐसा हुआ, प्रेसिडेंट हाउस आप देखिए, प्रेसिडेंट हाउस देखने पे दोस्तों क्या लगता है, ये भारत जैसे गरीब देश की राजधानी है। हमारा प्रेसिडेंट हाउस इज लार्जर देन यूएस प्रेसिडेंट हाउस, इवन मोर वाइडर देन द बर्मिंघम पैलेस। इंग्लैंड की महारानी से बड़ा महल किसका है? राष्ट्रपति का। और इसे जब पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी हुए, उनको वायसराय हाउस जो पहले जाना जाता था, राष्ट्रपति भवन है। तो जब राष्ट्रपति भवन में उनको रखा गया, तो रात में भाग खड़े हुए दोस्तों। उनका अरे भाई नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकता इसमें, हमें डर लग रहा है। तो सारे सिक्योरिटी गार्ड है, उनका सर डोंट वरी, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट यू, नो बडी कैन टेक ओवर यू। कोई जानवर भी नहीं है सर, हम हैं यहाँ पे। उनका अरे बाबरो, मुझे किसी से डर नहीं लग रहा, डर लग रहा है इससे उसकी भव्यता से। ओ माय गॉड, राष्ट्रपति भवन क्या भवन है दोस्तों। और एक बात याद रखिए, आईएएस बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पार्लियामेंट्री अटैचमेंट होता है। और जिससे आप दूर दूर देखते हैं, वहीं जाके आप चाय कॉफी पियेंगे। इसलिए
उत्साह बढ़ाइए, आशा बढ़ाइए, मेहनत ज्यादा करिए। भावनात्मक होने से काम नहीं चलेगा। अब सवाल ये है, राष्ट्रपति भवन इतना भव्य है, राजगोपालाचारी ने कहा भाई, और राजगोपालाचारी से पूछा कि सर ये बताओ भव्यता डराती है, तो पहली बार सुन रहा हूं, लग्जरी को तो लोग एंजॉय करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जिस देश के निवासी इतनी गरीब परिस्थितियों में सो रहे हों, जिस देश के नागरिकों के पास झुग्गी झोपड़ी नहीं है, उस देश का प्रधान इतने शान और शौकत के साथ रहे, व्हाट अ मॉरलिटी इट वाज। क्या नैतिक विचार था दोस्तों। आज के हमारे राजनेता देखे देश ही खा जा रहे हैं दोस्तों। अगर आज के राजनेता को मिल जाता तो राष्ट्रपति भवन का पूरा सामान, प्रतिभा देवी जी पाटिल राष्ट्रपति भवन का बहुत सारा सामान उठा के लेके भाग गई, ऐसे ऐसे राष्ट्रपति बन गए दोस्तों। और हमारे कैसे कैसे कलाम साहब थे, एक ब्रीफ केस लेके आए थे और ब्रीफ केस लेके वापस गए। और कलाम साहब के बारे में तो ये कहा जाता था कि ही वाज अ सन्यासी इन ए प्रेसिडेंट हाउस। कोई प्रेसिडेंट नहीं था, तो सन्यासी थे। उनके घर के भी लोग आते थे, तो ऐसा नहीं, भारतीय धरती में बात आती रहती दोस्तों, एक एक से वीर पैदा होते हैं। हमारे यहाँ ईमानदार ऐसे पैदा होते हैं जो दुनिया में कहीं ढूंढे नहीं मिलते, भ्रष्ट भी ऐसे हैं, दोनों एक्सट्रीम पे हैं, इसलिए दो लोग एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। कलाम साहब के बारे में तो इतना तक कहा जाता है, तो घर परिवार से लोग आते थे राष्ट्रपति भवन में, तो राष्ट्रपति भवन के पास 350 वाहन है, 35 ड्राइवर हैं राष्ट्रपति के, 35। आप कहेंगे यार क्या क्या जलवा है, 35 ड्राइवर, 350। प्रेसिडेंट हाउस है दोस्तों, कितने तो हजार तो नौकर है। राष्ट्रपति को छींक, और जब राष्ट्रपति मॉर्निंग वॉक करता है 3 डॉक्टर्स के आगे पीछे चलते हैं, राष्ट्रपति से वो छामी आंख खां 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 करता है, कोई नहीं पूछता। यहाँ तो सर जुकाम हो जाए, कुछ क्लास में खड़े होना पड़ेगा, तो खांसी तो प्रॉब्लम है कि डॉक्टर पास जाइए। राष्ट्रपति, यहाँ राष्ट्रपति वॉक करता है, उसके पास आसपास 3 डॉक्टर होते हैं, उसको जुकाम तो नहीं हो गई है। दिस इज एंजॉयमेंट ऑफ पावर। लेकिन कलम के बारे में तो ये कहा जाता था, उनके घर से लोग आते थे तो टैक्सी स्टैंड से वाहन मंगाते थे कि नहीं, हम ऑफिशियल वाहन का मिस यूज नहीं करेंगे। दिस इज हाईएस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी इन लाइफ, कि जो पब्लिक है, ये प्रेसिडेंट हाउस नहीं है, ये जनता का हाउस है। और कलाम ने इसको खोला था, उनका भाई जनता को आने दो इसमें। ये आप देखिए दोस्तों, तो सवाल ये है, और राष्ट्रपति भवन की बात इसलिए आ गई, राज्य का निर्माण करना बड़ा आसान है, पार्लियामेंट बना दिया, सचिवालय बना दिया, इलेक्शन कमीशन बना दिया, सीएजी बना दिया। लेकिन राष्ट्र के निर्माण का मतलब है, नत्था कचरा के हालात कब अच्छे होंगे दोस्तों। माझी के दिन आएंगे नहीं आएंगे। माझी आपने देखा है, कचरा भी आपको याद है। इसे याद रखिए, ये क्या है, राष्ट्र का निर्माण है। आपको याद दिला दें, बोगीबिल पुल आपने बना लिया, दैट इज अ स्टेट बिल्डिंग, नॉट नेशन बिल्डिंग। पार्लियामेंट आपने बना लिया, वार मेमोरियल, ये साइन ऑफ स्टेट बिल्डिंग, नॉट नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र का निर्माण कब होता है, जब एक एक नागरिक ये सोचे कि नहीं, ये देश हमारा है। नेशन बिल्डिंग इज काइंड ऑफ इमोशन, सेंटिमेंट। राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, जब इस राष्ट्र के प्रति आपकी सर्वोच्च भावना हो। हाँ, ये बात अलग है, उस भावना के लिए सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां अच्छी तो होनी चाहिए। तो क्या कहा था, जरा लिखिए। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि जिस देश के लोग जिस देश के लोग गरीबी, बीमारी और विषमता के शिकार हैं, wherever people are facing the kind of poverty, deprivation, illiteracy, जिस देश के भी लोग गरीबी, बीमारी और विषमता के शिकार हैं, उस देश में कोई राष्ट्र पर गौरव नहीं कर सकता। उस देश में कोई राष्ट्र के ऊपर गौरव नहीं कर सकता। Nobody can claim over the pride of a nation. राष्ट्र के ऊपर कोई गौरव नहीं कर सकता। इसलिए राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा
nation building is possible only in the case इसीलिए राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब समाज में न्याय की स्थापना हो. नेशन बिल्डिंग इज पॉसिबल व्हेन देयर विल बी जस्टिस इन सोसाइटी. राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब समाज में न्याय की स्थापना हो. और भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा फ्रांसीसी और रूसी क्रांति के आदर्शों को संविधान में शामिल किया. दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच एंड रशियन रेवोल्यूशंस. भारतीय संविधान निर्माताओं ने फ्रांसीसी और रूसी क्रांति के आदर्शों को संविधान में स्वीकार किया. इसलिए न्याय के साथ स्वतंत्रता को प्राथमिक महत्व दिया गया. लिबर्टी इज इक्वली इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम जस्टिस. न्याय के साथ स्वतंत्रता को प्राथमिक महत्व दिया गया. न्याय के साथ स्वतंत्रता को प्राथमिक महत्व दिया गया और सभी व्यक्तियों को अवसर और परिस्थिति की समानता प्रदान की गई. Each and everyone is enjoying the equal opportunity and the equality of his status. सभी व्यक्तियों को अवसर और परिस्थिति की समानता प्रदान की गई. सभी व्यक्तियों को अवसर परिस्थिति की समानता प्रदान की गई. एक बात अब देखते हैं कि जब देखिए कोई चीज हम लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रस्तावना सिंपल सा चैप्टर है और पूरा पॉलिटी सिंपल चैप्टर है, लेकिन आप देखते हैं अब हमें लिखने का तरीका क्या होता है. जब कोई बड़ी सिंपल होती तो हमने किसी स्कॉलर कोड कर दिया, कोई और चीज घटनाक्रम ला दिया. अब सीधे अगर आप लिखेंगे समाज का निर्माण करना है, एक एक पॉइंट का आपने क्या करना शुरू कर दिया, एक ही पॉइंट का विषय कि सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है. अरे एग्जामिनर को इतनी बातें थोड़ी चाहिए. ये लिखने का तरीका होता है. इसलिए देखिए हमने किसी अलग अलग चीजों को मिला दिया. ये हमेशा आपके लेखन को अच्छा बनाता है. ये आर्ट हर जगह आपको चाहिए मेंस लिखते समय. इसे प्रीलिम्स में देखिए, प्रीलिम्स का मतलब आपने सीधे क्रमिकता याद कर ली, पहला, दूसरा शब्द याद कर लिया, प्रीलिम्स इज ओवर. जब मेंस में आप लिखते हैं तो चीजों को थोड़ा कंबाइन करके लिखिए, कॉन्सेप्चुअल लिखिए, वाइडर इम्पैक्ट में लिखिए, तब मेंस में आपको उत्तर. अदरवाइज यही सारी बातें लिख देंगे, फिर रटने में समझने में क्या फर्क हुआ. एक बुद्धिमान व्यक्ति, शार व्यक्ति का लक्षण तो ऐसा होना चाहिए, बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ ले. अब आप ये जब जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता, समानता और आ गया लिबर्टी, इक्वलिटी एंड, यानी एक साथ हमने. और ये बात आप जानते हैं, कहने में फ्रांसीसी क्रांति घटना थी या हजारों वर्ष का एक परिणाम था. फ्रांसीसी क्रांति समाज में न्याय संघर्ष के लिए एक आंदोलन था. ये फ्रांसीसी क्रांति थी. एक ही बात को आप देखिए कितने व्यापक शब्दों में कह सकते हैं. हमेशा चीजों को रटने वाली ये फ्रांसीसी क्रांति या राजतंत्री शासन को उखाड़ फेंकने जैसा था. ये फ्रांसीसी क्रांति या राजशाही, पोपशाही सत्ता को उखाड़कर जनता की संप्रभुता की स्थापना का प्रयास था. उधर सोच के देखिए. और हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों क्रांति तो हुई थी. राष्ट्रीय आंदोलन में जिन लोगों ने अपने जीवन खपा दिए, वो लोग हमारे लिए एक ऐसा समाज का निर्माण करना चाहते हैं वी शुड बी इगैलिटेरियन. इसलिए, लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, ये बात सच है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने रास्ता अपनाया, और ध्यान देने की बात है. लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता में क्या रखा, जस्टिस.
एंड जस्टिस दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। इधर रूसी क्रांति का नारा था रोटी, रोटी कपड़ा मकान, क्या गेस मार दिया, रोटी भूमि और शांति, दैट वाज स्लोगन ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। रोटी कपड़ा मकान, तो हर 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 जगह गेस नहीं चलता, हर जगह कॉमन सेंस नहीं चलता। तो इसलिए जरा प्राथमिकता देखिए, आप जरा सोच के देखिए रसिया में क्या हुआ। रसिया में सामाजिक आर्थिक न्याय तो दिया गया, लेकिन उसके आधार पर आजादी छीन ली गई। हमारे संविधान निर्माता दोस्तों, सच पूछिए, बुद्धिज्म केवल हमारा राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है। बुद्धिज्म सोज ए मिडिल पाथ, बुद्धिज्म सोज ए लिबरल पाथ। ये हमेशा मिडिल पाथ की बात करता है। और मिडिल पाथ की बात क्या मतलब है? आजादी भी मिलेगी, न्याय भी मिलेगा। और यकीन मानिए, इसलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से अपने किताब में लिखा कि विच रोड टू सोशल रेवोल्यूशन। उन्होंने आखिर में सामाजिक क्रांति का, सोशल रेवोल्यूशन का मतलब इस बात में तो कोई दो राय नहीं था कि भारतीय संविधान निर्माता भारतीय समाज को बदलना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन माध्यमों पर संघर्ष था। तो संविधान सभा में पहले यही डिबेट हुई कि रास्ता अपनाए कौन सा जाए, विच रोड टू सोशल रेवोल्यूशन। ऐसी बात को हेडिंग में लिख लीजिए। अगले हेडिंग लिखिए, सामाजिक क्रांति का मार्ग, विच रोड टू सोशल रेवोल्यूशन। सामाजिक क्रांति का मार्ग, पहला पॉइंट, ग्रेनविल ऑस्टिन ने ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखते हुए कहा कि भारतीय संविधान सभा ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखते हुए कहा भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय समाज को परिवर्तित करने के लिए, भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय समाज को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया गया। इवन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव कंसीडर्ड ओवर द फॉलोइंग पाथ फॉर चेंजिंग इंडियन सोसाइटी। भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय समाज को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया गया। ऑप्शन नंबर 1, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया गया। ऑप्शन नंबर 1, पहला, रूसी समाजवाद, रूसी समाजवाद। बी, अमेरिकी पूंजीवाद, रूसी समाजवाद, अमेरिकी पूंजीवाद। क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनफैक्ट देयर वाज अ राइवलरी बिटवीन यूएस एंड रसिया। अमेरिका और रसिया के बीच बड़ा संघर्ष चल रहा था एंड देयर वाज अ राइवलरी बिटवीन यूएस एंड रसिया। और ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब यूएस और रसिया के बीच में राइवलरी चल रही थी उस समय, इसका मतलब था कि अमेरिका कह रहा था पूंजीवादी दुनिया के लिए सबसे बेहतर है और रसिया कह रहा था साम्यवाद। लेकिन हमने इन दोनों अतिमार्गों को पीछे किया। रसिया के सिस्टम में बात थी, समानता की बात तो अच्छी थी, लेकिन उसमें स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं थी। पूंजीवादी व्यवस्था की बात है, स्वतंत्रता के लिए जगह थी, समानता पीछे जा रही थी। तो हमने क्या किया? सबको स्वीकार कर लिया। और यकीन मानिए, समाज में सही राष्ट्रीय एकता कब बनती है? जब लोग एक दूसरे से प्रेम करें। याद रखिए, जो इसीलिए जो नेशनलिटी की बात कही जाती है, जो कहते हैं नेशन बिल्डिंग हमेशा इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। राज्य का निर्माण बाहरी होता है। नेशन बिल्डिंग मनोवैज्ञानिक होता है।
राष्ट्र अपने आप में मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, नेशनल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। राष्ट्र तो मनोवैज्ञानिक विचार है। राष्ट्र, नेशन इज काइंड ऑफ सेंटिमेंट, इट्स काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये भावना है, ये अपने आप में एक तरीके से संवेदना है। और भावना दिखती तो नहीं, भावना दिखती नहीं, इसी वजह से आपको ये सब चीजें लानी पड़ेगी। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया, अगले पैराग्राफ से, इन दो के बीच, इन दोनों के बीच एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए, इन दोनों के बीच एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए, इवन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव फॉलोड अ मिडिल पाथ। इन दोनों के बीच मध्यम मार्ग अपनाते हुए संविधान निर्माताओं ने समाजवादी आदर्शों को, they have tried to fulfill the socialist goal through democratic means। उन्होंने समाजवादी आदर्शों को लोकतांत्रिक तरीके से पूर्ण करने का प्रयास किया। Try to fulfill socialist goal through democratic means। उन्होंने समाजवादी आदर्शों को लोकतांत्रिक तरीके से पूर्ण करने का प्रयास किया। समाजवादी आदर्शों को लोकतांत्रिक तरीके से पूर्ण करने का प्रयास किया। अब आप देखें, इसलिए हम एक एक चीज को देख लें कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो आपको उत्तर में ये सब नहीं लिखना कि न्याय का मतलब क्या होता है, ये सब मतलब क्या होता है, नहीं, वाइडर कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लिखना होता है। अब देखिए, न्याय का सीधा सामाजिक आर्थिक न्याय। जब हम जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस ऑलवेज रिलेटेड टू मेंटेनिंग बैलेंस, इक्विलिब्रियम और प्रोपोर्शन इन सोसाइटी। न्याय का मतलब होता है समाज में संतुलन बनाए रखना, सामंजस्य बनाए रखना, अनुपात बनाए रखना, दैट मीन्स जस्टिस। अब साफ तौर पे देखेंगे, अब न्याय का मतलब समाज में कैसे अनुपात बनाए रखा। सोशल जस्टिस का मतलब है समाज में जो संसाधन है उनका समाज में समुचित वितरण कर दीजिए, दैट इज जस्टिस। और ये बात आप जानते हैं, जस्टिस की थ्योरी तो हमें पढ़ना ही पड़ता है फर्स्ट पेपर में। यानी भूमि अगर लैंड है तो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, दैट इज जस्टिस। जॉब है, जॉब को डिस्ट्रीब्यूट कर, दैट इज जस्टिस। तो माना जाता है सोशल जस्टिस का मतलब है जस्टिस केवल लीगल ही नहीं होता, देयर इज अ कॉन्सेप्ट लीगल जस्टिस। लीगल का मतलब है जिस व्यक्ति ने विधि का उल्लंघन किया उसे दंडित कर दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है जो समाज के संसाधन है उसी को समाज में उचित वितरण कर देना, है सोशल जस्टिस। और आप जानते हैं इसका सीधा सा मतलब है जब व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द सोशल रिसोर्सेज, जब समाज के संसाधन का वितरण कर रहे हैं तो वितरण में किसका ध्यान रखें, मार्जिनलाइज कम्युनिटी का या वेल ऑफ कम्युनिटी का, मार्जिनलाइज। तो फिर ये बात सोशल जस्टिस की बात आती है। इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस इतना बड़ा शब्द है, दैट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू। पॉलिटिकल सीधी सी बात है कि सबको आजादी मिले, सबको पार्टिसिपेशन का राइट मिले, दैट इज अ पॉलिटिकल जस्टिस। इसलिए हमारे रिपब्लिकन है, तो रिपब्लिकन शब्द का यह मतलब नहीं होता कि हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। रिपब्लिकन का मतलब ये होता है कि आप में से बैठा कोई भी व्यक्ति आगे चल के राष्ट्रपति बन सकता है दोस्तों, और काश ऐसा हो जाता कितनी। और आपको विश्वास नहीं हो रहा ये बात, पॉलिटी पढ़ के विश्वास करना है दोस्तों, जीवन में कोई निराश नहीं होना है। अगर इतने पढ़ने के बावजूद कोई एग्जाम नहीं खिसका, इसका मतलब मान लीजिए कि आपका लक्ष्य और लंबा है, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। निराश होने के, एग्जाम फेल हो गया, निराश हो गया, मैं एग्जाम फेल हो गया, अरे इतना अगर आपने सही डायरेक्शन मेहनत किया, अगर आप फेल हो गए इसका मतलब ईश्वर कहीं आपको और ले जाना है। निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, गवर्नर बन सकते हैं। मजाक मान रहे हैं मेरी बात? कैसे बनोगे? कमाल की बात है। ये बताइए, कोविड से पूछा गया, सर ये बताओ आपको लगता था कोई राष्ट्रपति बनूंगा? अरे यार राष्ट्रपति सपने मैंने राष्ट्रपति। दोस्तों सोचने से थोड़ी मिलता है, वो तो आप चले जाएंगे जहां जाना है, उस काम करते रहिए, अपना ईमानदारी से काम करते रहिए। यह जीवन में युवावस्था में निराश होने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या है? ये न्यूनतम उम्र है। कोई 35 साल में राष्ट्रपति तक बना, 70 प्लस में राष्ट्रपति बनता है। इसे 70 वर्ष तक आशा छोड़ना नहीं है। लोग कहते अटेम्प्ट खत्म हुआ, किसका अटेम्प्ट खत्म हो गया यार? अजीब सी बात कर रहे हो ना दोस्तों।
इसलिए गणतंत्र का मतलब क्या है दोस्तों? आप में से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। और मेरी खुशी क्यों है आपके राष्ट्रपति बनने में? मैं भी एक बार जाके चाय तो पियाऊंगा। बाकी इतना ही है, बाकी मुझे क्या करना है दोस्तों? ओ माय गॉड। तो जो जो ध्यान देने की बात है, तो रिपब्लिक का मतलब है एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए पॉलिटिकल जस्टिस, ये हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज जो आप कहते हैं सोशलिज्म, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे, जब हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, उसी का अगला नाम क्या है? सोशलिज्म। इसलिए तो हमारे संविधान के मूल भाग में सोशलिज्म शब्द को नहीं जोड़ा गया था। प्रोफेसर केटी शाह, संविधान सभा में इस बात पर डिबेट हुई थी, तो प्रोफेसर केटी शाह ने डॉक्टर अंबेडकर के सामने दोनों वर्ड लाए थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप ऐसा करिए कि जस्ट यू शुड इंक्लूड द टर्म सोशलिज्म। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शाह साहब ये बताओ, हमने पहले से लिख रखा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यही तो समाजवादी है। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ऐसा शब्द हम क्यों रखें जिसकी परिभाषा में ही मतभेद है? और सच पूछे समाजवाद को आज तक लोग परिभाषित नहीं कर पाए, समाजवाद है क्या? इतने उसकी परिभाषाएं बन गई। कभी भी किसी चीज को परिभाषित करने में दो समस्या आती है, पहला उसकी कोई परिभाषा ना हो, दूसरा आवश्यकता से अधिक परिभाषा हो। इसके लिए ये है। और अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर वॉज मोर विजनरी। आखिर में उदारीकरण के अपनाने के बाद लोगों ने सवाल उठा दिया कि नहीं, कि अगर आप समाजवाद शब्द यहां रखते हो, उदारीकरण अपना रहे हो, आप ये कौन सी व्यवस्था है यार? समाजवाद उदारीकरण का मतलब हमने पूंजीवाद अपना लिया 1991 में। लेकिन ये बात है कि उसका बचाव ये है कि पूंजीवाद हमने अपनाया इसलिए कि दुनिया में बड़ा परिवर्तन हुआ, आगे उसका उल्लेख हम करेंगे। पूंजीवाद इसलिए अपना लिया कि समाजवाद विघटित हो गया, पूरी दुनिया में विघटित हो गया, तो पूंजीवाद अपना के हमने साधन बदला है, साध्य बदल दिया? साधन बदला, साधन हमने बदला है, साध्य थोड़ी बदला है। तो ये उसका जस्टिफिकेशन दिया जाता है। इसे डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए कहा था, देखिए आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? समाज के जमीन है, जितनी भी संपत्तियां हैं, उन पर किसी व्यक्ति समूह का नियंत्रण न हो, ये समाज में वितरित हो जाए। और आप जानते हैं जिस समाज में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होगा वहीं तो आजादी मिलेगी। और जहां समाज में न्याय का दूसरा मतलब क्या है? समानता। न्याय का दूसरा मतलब है समानता। तो समानता, इन एब्सेंस ऑफ इक्वलिटी लिबर्टी विल बिकम द प्रिविलेज ऑफ यू। जहां में समानता नहीं होगी वहां स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार बन जाएगी। तो संविधान निर्माता इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने पहले समानता की बात की, बाद में आजादी की बात कर दी, लिबर्टी की बात की, दोनों को बैलेंस किया। और ध्यान देने की बात है, सेकुलरिज्म शब्द 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, इंदिरा गांधी। अब चूंकि संविधान में जोड़ दिया इसलिए हम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अब देखेंगे इनिशियली सेकुलरिज्म वर्ड वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलरिज्म को लेकर बड़े मतभेद हैं। आपको दिमाग पंथ निरपेक्षता क्या है, धर्म निरपेक्षता क्या है, इसका उत्तर हम आगे बताएंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है आगे। सेकुलरिज्म का डिबेट तो पूरा हमें पढ़ना पड़ता है, तो अभी हम उस बात को क्लेरिफाई नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है, डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर कहा था कि भाई देखिए ये लिखा हुआ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, हर व्यक्ति को पूजा करने की आजादी है। इसका मतलब राज्य उनकी पूजा करने में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यही तो सेकुलरिज्म है। भाई सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है? राज्य का कोई धर्म होगा या नागरिकों का? नागरिकों का। तो आप क्या चाहिए, चाहे विचार करिए, व्यक्त करिए, आपका बिलीफ क्या है? बिलीफ इज इंटरनल, आपकी मान्यता क्या है? और फेथ का मतलब होता है कि जहां पर किसी पारलौकिक सत्ता के प्रति आपका अटैचमेंट हो, दैट इज फेथ। फेथ आपका क्या होगा? राज्य से कोई मतलब नहीं है। आपकी मान्यता क्या है? राज्य से कोई मतलब नहीं है। और वर्शिप, आपके पूजा पाठ के तरीके क्या है? यह राज्य कभी निर्धारित नहीं करेगा। इसका सीधा सा मतलब है आपका, यानी राज्य का इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका भगवान गणेश से क्या संबंध है। राज्य इस बात को कभी आकर नहीं पूछेगा किसकी पूजा करते हो। राज्य इस बात से पूछेगा कि भाई विधि व्यवस्था में कोई खतरा तो नहीं है। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने फिर ये बात प्रोफेसर केटी शाह को समझाई थी कि आप सोशलिज्म शब्द क्यों यूज करना चाहते हैं और सेकुलरिज्म क्यों। इस बात को हमने पहले से इनकॉर्पोरेट कर रखा है, शब्द हमने यूज नहीं किया। और आज आप देखेंगे दोनों शब्द पे विवाद मचा हुआ है। तो हमारे संविधान निर्माता बड़े विजनरी थे, वो 50 साल की बात को सोचते थे कि आने वाले समय में ऐसा क्या हो सकता है और क्यों हमें ऐसे चीजें करनी चाहिए। लेकिन और फिर आप देखेंगे स्टेटस अपॉर्चुनिटी। स्टेटस का मतलब परिस्थिति, परिस्थिति नहीं, हिंदी में कहते हैं परिस्थिति, स्टेटस। आप याद रखिए जो पूंजीवादी समाज होता है वो स्टेटस पे बटा होता है।
कि कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई लेबरर है, कोई श्रमिक है। सच पूछिए, एक समाजवादी समाज में सबका स्टेटस एक जैसा होना चाहिए। स्टेटस का मतलब हो सकता काम आपके अलग अलग हों, आवश्यकता के अनुसार, पसंद के अनुसार, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे से किसी मामले में हीन नहीं है। और स्टेटस अगर होगा तो कर्म के अनुसार होगा, जन्म के अनुसार नहीं होगा, कर्म के अनुसार होगा। क्योंकि किसी भी समाज में आप एक जैसी समानता तो पैदा नहीं कर सकते। अब सब लोग प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, वह प्रधानमंत्री का स्टेटस है, लेकिन वो चुनाव के आधार पे है, जन्म के आधार पे है। और जब कहते हैं समानता किसकी, अपॉर्चुनिटी की, देखिए अवसर की समानता का मतलब सबको अवसर समान होगा, सबको समान बनाया नहीं जाएगा। देयर इज नो गारंटी दैट ईच एंड एवरी वन विल बिकम इक्वल। तो समानता का मतलब ये, समानता का मतलब होता है सब समान हो जाएंगे, ऐसा हमारा संविधान गारंटी नहीं देता। यहाँ पे समानता का वास्तविक मतलब यह है सभी को समान बनने का अवसर मिलेगा। अब बताइए, आप में किसी को परीक्षा में बैठने का समान अवसर नहीं मिला? मिला है। अभी आपकी मर्जी है, उसको कैश करिए। तो दैट इज और यूनिटी इंटीग्रिटी आप कहेंगे, दो शब्द इंटीग्रिटी बाद में जोड़ दिया गया। यूनिटी इज मोर ज्योग्राफिकल, इंटीग्रिटी इज साइकोलॉजिकल। मतलब भारत एक कैसे होगा, राफेल लगे ये हमारी निष्ठा से। और याद रखिए, आप किसी दोस्त के साथ कैसे यूनिटी करते हैं। कई लोग हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, हाथ में हाथ डालना यूनिटी का प्रतीक है, इंटीग्रिटी का प्रतीक नहीं है। दूर से भी एक हो सकते हैं। कई लोग हमसे बहुत दूर एक होते हैं, हमारे दिल में बसे हुए हैं। ये क्या है? इंटीग्रिटी। और आजकल की भौतिक दुनिया किस में विश्वास करती है? यूनिटी में। एक दिन हाथ डाल के चले, दूसरे दिन फैट लातन जूते हो गया इन लोग को। ये कौन सी यूनिटी है यार? दे आर प्राउड टू बी एन इंडियन रादर देन बियरिंग अ फ्लैग। फ्लैग लेके चलना, दैट इज साइन ऑफ यूनिटी। भारत माता को दिल में रखना, इंटीग्रिटी। अगला हेडिंग, आपने एक शब्द सुना हो संवैधानिक नैतिकता, आजकल खूब आ रहा है। तो इसको हम प्रस्तावना से कैसे जोड़ेंगे कल। अगला टॉपिक आप पार्लियामेंट पढ़ के आइएगा। अच्छा, जो भी स्रोत हो आपका पढ़ के आइएगा, एनसीईआरटी से ही।